हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे वन शॉट रिवीजन ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। आज हम इसमें देखने वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। हमने देखो बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं थ्रू द वन शॉट रिवीजन। मेरा एम यही है कि एक 60 टू 80 मिनट्स के घंटे सवा घंटे के वीडियो में आपका पूरा चैप्टर, उसकी सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस आप लोगों से रिवाइज हो। और ये देखो, एक छोटा सा एक इजियर फॉर्मेट है। जो लोग ये फॉलो कर रहे हैं उनको ये मालूम है कि हम लोग ये फ्लैश कार्ड के थ्रू सारा रिवाइज करें। फ्लैश कार्ड में भी मैंने सारे एनसीईआरटी के लाइंस ही दिए ताकि हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे हमारी कोई गलती ना हो। तो आज हम देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ये देखो, द चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज मेनी डिफरेंट कंसेप्ट्स। अब इस चैप्टर से हर साल आपको मालूम है 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, अराउंड 2 तो आ ही जाते हैं। इसमें कंसेप्ट बहुत है, कंटेंट बहुत है, बहुत सारी चीजें पूछने लायक है और कभी कभार आपकी वहां पे गलतियां होती है। चलो एक चीज हम देख ले लगते हैं, स्टार्टिंग से देखेंगे एंड तक। हेल्थ के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, देखो आज आप लोगों को मेरे आवाज से पता चल रहा होगा लाइक आई एम नॉट हेल्दी, बराबर है। तो जान लेते हैं व्हाट डू आई मीन दैट आई एम नॉट हेल्दी, और व्हाट वाज द डेफिनेशन, और हाउ वी यूज्ड टू डिफाइन अ हेल्थ एंड हाउ डू वी डिफाइन अ हेल्थ। अभी कैसे डिफाइन करते हैं, पहले कैसे करते थे। देखो, एक बहुत पुराने जमाने में हिप्पोक्रेटस के जमाने की बात कर रहे हैं हम लोग कि वहां पे गुड हेल्थ और द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था अच्छे हेल्थ के लिए। उनका मानना था हेल्थ है तो इट इज स्टेट ऑफ माइंड विच इज बैलेंस ऑफ मल्टीपल थिंग्स एंड ह्यूमर गुड, इसको बुलाते हैं हम लोग गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। लाइक वहां पे और से एक पैरेलल कंसेप्ट चल रही, पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू द हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर्स। एक जस्ट रिफ्लेक्टिव थॉट था, इसके पीछे कोई साइंटिफिक या कोई स्टडी नहीं किया गया था, पर ऐसे ही माना गया था कि जिसका ब्लैक बाइल होगा उसकी पर्सनालिटी हॉट होगी, इतना ही देखा गया था। ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, जैसे मैंने बोला कि अर्ली ग्रीक हिप्पोक्रेटस द फिलोसोफर था, हिप्पोक्रेटस नाम के, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। हम लोग हिप्पोक्रेटिक ओथ लेते हैं, आप जब डॉक्टर बनोगे ना तो जो आप हिप्पोक्रेटिक ओथ लेंगे तो वो हिप्पोक्रेटिक है। तो उन्होंने ये सबसे पहले बताया था कि हिप्पोक्रेटिक्स ने कि इट इज अ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था। सिमिलरली इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन आल्सो हैड द सिमिलर थॉट इनिशियली, बट इवेंचुअली विलियम हार्वे नाम के एक बंदे ने, मैं जिसको अभी साइंटिस्ट नहीं बुलाता, बट एक बहुत क्यूरियस और बहुत इंटरेस्टिंग बंदा था, जिसने ना ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया। अब इनका जो काम था ना, हम लोग जो बॉडी फ्लूइड्स वाला पार्ट देखते, उसमें मैंने सर्कुलेशन के बारे में बताया था कि लाइक विलियम हार्वे वाज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन टू अंडरस्टैंड इन ह्यूमंस ब्लड फ्लोज थ्रू द, यस, आर्टरीज एंड ब्लड वेसल्स। उसने आर्टरी और वेन नहीं बोला था, पर ब्लड वेसल्स होती है। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, उनको कैसे पता चला। हाँ, कभी कभार दूसरी जगह पे बताऊंगा जहाँ पे डिटेल देखना है, यहाँ पे हमें क्विकली चैप्टर कंप्लीट करना है। ही डेमोन्स्ट्रेटेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन अ पर्सन विथ अ ब्लैक बाइल। अगर ब्लैक बाइल भी है तो टेम्परेचर हाई होना जरूरी ही है, ऐसे नहीं है। तो ये सारा जो इनिशियल कंसेप्ट थे, देखो कभी ना किसी चीज की शुरुआत होती है, शायद उसका इनिशियल फाउंडेशन डाइसी होता है, पर उसके ऊपर जब हम उसको डिस्प्रूव करते करते जाते तब हमारी रियल थ्योरी बनकर आती है। तो ऐसे था इनिशियली। अब हम मानते हैं हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये तीनों पैरामीटर्स जरूरी है। सिर्फ फिजिकल है, फिजिकल मतलब क्या, यू डू नॉट हैव एनी इन्फेक्शन और ऑल द सिस्टम्स इन योर बॉडी आर वर्किंग प्रॉपरली विदाउट एनी लाइक प्रॉब्लम और विदाउट एनीथिंग, तो उसको हम फिजिकल बोलते हैं। मेंटल मतलब देखो, जहां पे आपको कोई मेंटल
डिसेबिलिटी या कोई मेंटल चैलेंजेस है, हर वक्त डिसेबिलिटी मतलब उसको निगेटिवली लेने की जरूरत नहीं है. स्ट्रेस, एंग्जाइटी कैन आल्सो बी द मेंटल स्टेट्स. एंड सोशल वेलबींग, हाउ डू यू बिहेव इन अ सोसाइटी, मतलब डू यू लिटर एवरीवेयर, डू यू स्पिट एवरीवेयर, लाइक इट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ हेल्दी पर्सन, सोशली हेल्दी पर्सन. आप लोगों को यहाँ वहां कचरा डालने की आदत है, यहाँ वहां थूकने की आदत है, स्पिटिंग करने की आदत है, तो दिस इज नॉट अ गुड सोशल हेल्दी बिहेवियर. तो देखो, तो इट इज लाइक आगे जाकर हम लोगों ने माना कि हाउ डू वी मेंटेन दिस हेल्थ. दिस हेल्थ इज मेंटेन बाय बैलेंस डाइट. आपके डाइट में सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब कुछ है क्या? या कोई कोई लोग होते हैं जो सिर्फ एक टाइप का ही खाना खाएंगे, तो उनकी हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी. दैट विल नॉट बी बैलेंस डाइट. देन डू दे परफॉर्म और डू वी परफॉर्म द रेगुलर एक्सरसाइज. बॉडी को सेडेंटरी लाइफस्टाइल की आदत तो नहीं है. एक्सरसाइज मतलब बहुत जाकर जिम में जाकर 2 घंटा वर्कआउट करना ही नहीं है. हाँ, बट आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल की आदत नहीं है, बॉडी इज एक्टिव, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज है, आप कैसे भी करो पर एक्सरसाइज होना चाहिए. देखो, मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ, इवन दो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नीट एग्जाम, आप दिन का आधा घंटा खुद के एक्सरसाइज के लिए डाला करो. कुछ भी हो सकता है, जिसमें एक ब्रिस्क वॉक हो सकता है, योगा हो सकता है, हम इसमें देखेंगे, प्राणायाम हो सकता है, सूर्य नमस्कार हो सकते हैं, आधा घंटा जिम में जाकर करो, कुछ भी करो. हाँ, पर आधा घंटा दिन का अभी भी आप लोग डाल सकते हो. आप ऐसे एक्सक्यूज मत देना कि सर हमारी तो नीट की एग्जाम है, दिन का आधा घंटे से कोई दिक्कत नहीं आएगी, 30-35 मिनट्स काफी होते हैं. एंड देन द पर्सनल हाइजीन, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये तो हमें बचपन में, हम जब स्कूल में थे ना, सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में, वहां से बता रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन मतलब हर रोज यू हैव टू टेक अ बाथ, हाँ, वेयर अ लाइक क्लीन क्लोथ्स, बराबर है. ये पर्सनल हाइजीन की बात है. नेल्स शुड बी कट प्रॉपरली. या ये जो सारी अपनी पर्सनल हाइजीन जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, दीज ऑल आर गोइंग टू हेल्प यू टू मेंटेन द हेल्थ. मतलब आप बाहर से आए, खाना खाने से पहले आपको हाथ धोने की जरूरत है. दैट इज अ काइंड ऑफ पर्सनल है, पर्सनल हाइजीन, विच विल हेल्प यू टू मेंटेन द हेल्थ. सो दिस इज हाउ वी मेंटेन द हेल्थ. हाउ वी कैन अचीव द हेल्थ? बाय अवेयरनेस अबाउट द डिसीजेस. देखो, आप में से बहुत सारे लोगों ने 2020 का कोरोना का पीरियड के अच्छे खासे बड़े थे आप लोग, आपको समझता था. तो देखो, हम लोगों को कंटिन्यूअसली जब इतना बड़ा पैंडेमिक आया, तो कंटिन्यूअसली उसका अवेयरनेस चलता था. आप किसी को फोन लगाते थे तो फोन पे भी वो अमिताभ बच्चन बताता, क्या 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी करके. क्यों? ये इट इज अबाउट अवेयरनेस, सो दैट यू शुड नो हाउ दिस डिसीज स्प्रेड्स. एक बार आपको ये चीज पता चल चुकी, तो आपको उस पर कंट्रोल लाना या आपको उससे थोड़ा सा परे रहना बहुत इजी बन जाता है. उसके बाद वैक्सीनेशन, जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल हुए, हमने लोगों ने कोरोना के वैक्सीन लिए, या बचपन से आप देखो, राइट फ्रॉम द डे ऑफ योर बर्थ वी हैव बीन टेकिंग वैक्सीन. हाँ, अलग पोलियो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस का वैक्सीन आजकल अवेलेबल है, बीसीजी है, स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती, बस स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन होते हैं. हाँ, बहुत सारे डिसीजेस पे वैक्सीन अवेलेबल है. वो वैक्सीनेशन हमें टाइम टू टाइम, एमएमआर, रूबेला, मीजल्स, उनके वैक्सीन होते हैं, ये हमें दिए जाते हैं, विच आर प्रिवेंटिव. लाइक इन वैक्सीनेशन की वजह से हम लोगों को बहुत सारे डिसीजेस नहीं होते. Proper disposal of waste, this is another very important, because waste matter is the causative agent or it can spread the variety of diseases. आगे जाकर हम लोग उस पर थोड़ी सी बात करेंगे. हाँ, तो इनका प्रॉपर डिस्पोजल होना भी जरूरी है. मतलब गार्बेज है, फीकल मैटर है, अर्बन एरियाज में लाइक जो ड्रेनेज सिस्टम्स है, वो प्रॉपरली डिस्पोज करने वाली होनी चाहिए. एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, फूड एंड वाटर रिसोर्सेस. देखो, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्सेस. आपको खाना, मतलब आप बाहर का ओपन का खाना खा रहे हो, तो लाइक यू आर लाइकली टू गेट अ डिसीज. तो या वाटर है, घर में आने वाला पानी कैसे है, वो प्रॉपरली प्यूरिफाइड है. सबके घर में एक्वागार्ड ही होना चाहिए ऐसे जरूरी, पर जहां से सोर्स से ही पानी आ रहा है, वहां से ये पानी प्रॉपरली ट्रीट होकर आप तक पहुंचना चाहिए. तब जाकर आप लोगों को हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प होगी.
और इसके बेनिफिट्स क्या आते हैं बीइंग हेल्दी। इसके बेनिफिट्स क्या है, देखो आप लोगों को आज पता ही चल रहा है कि मेरा थोड़ा सा सर्दी हुआ है तो मेरा आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है। डोंट वरी, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं होगा कि मैं यहाँ पे गिरने वाला हूँ। हाँ, पर उसके बेनिफिट्स देखो क्या क्या होते हैं। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। हाँ, बीइंग हेल्दी यू कैन वर्क अ लॉट, और बहुत ज्यादा है, लेकिन एज अ कंट्री के लिए भी और एज एन इंडिविजुअल के लिए। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, इट इंक्रीजेस इफिशियंसी एट वर्क। हाँ, शायद आज मुझे मतलब मैं हर एक चैप्टर 60-65 मिनट में कंप्लीट करता हूँ, शायद आज का चैप्टर चैप्टर बड़ा भी है पर खत्म करने में मुझे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए, क्योंकि इफिशियंसी इफिशियंसी एट वर्क एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती है। लाइक इट इज अबाउट द कंट्री एज वेल एज द इंडिविजुअल। हेल्दी कंट्री वर्क्स गुड एंड अर्न्स बेटर। ओके, increases the longevity of the individuals and reduces infant and maternal mortality। देखो, इन्फंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिन पे हम लोगों को लाइक काम करना जरूरी होता है। जितना कम हो उतना अच्छा होता है वो एज अ सोसाइटी एज अ कंट्री के लिए। ओके, द डिसीज, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डिसीज? When a functioning of a one or more organs or systems of the body is adversely affected, इट इज कॉल्ड एज डिसीज। देखो, अब क्लासिकल डेफिनेशन में हम बात करते हैं यहाँ पे, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ द वन और मोर organs of the system of the body is adversely affected, it is called as disease। and now the it is characterized by the signs and symptoms। उसके कुछ signs and symptoms आएंगे, but obviously देखो, इसमें टाइप ऑफ डिसीजेस के दो, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस डिसीजेस का मतलब देखो, इन्फेक्शियस इसका मतलब होता है like they can be transmitted from one individual to another individual, that is इनको हम और एक वर्ड है कम्युनिकेबल। हाँ, इसमें देखो कौन से, अब इसमें ना कुछ एजेंट्स भी आएंगे जिसमें लाइक आइदर डायरेक्ट टच के थ्रू जाते हैं, उनको हम कंटेजियस बुलाते हैं। हाँ, पर जो डायरेक्ट टच के अलावा भी ट्रांसमिट होते हैं, जैसे इसमें एजेंट आता है वाटर, वाटर बॉर्न। वाटर बॉर्न डिसीजेस कौन से है? कॉलेरा या टाइफॉइड। हाँ, ये है दो डिसीजेस है जो वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। एयरबॉर्न, हाँ, इसमें है आपका कोविड या ट्यूबरक्यूलोसिस, या आप बुला लो अपना कॉमन कोल्ड। ये सारे डिसीजेस आ जाते हैं। उसके बाद एनिमल बॉर्न, एनिमल के थ्रू जाते हैं, जैसे डेंगू, लाइक इट इज अ ट्रांसमिटिंग वेक्टर है। रेबीज, ये डॉग्स की वजह से जाता है, ट्रांसमिट होता है। या मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ऐसे भी है। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए कोई ना कोई ट्रांसमिटिंग वेक्टर चाहिए, ट्रांसमिटिंग एजेंट चाहिए, इसके सिवा ये आगे नहीं बढ़ेंगे। और दूसरे टाइप ऑफ डिसीज आते हैं नॉन इन्फेक्शियस, या नॉन कम्युनिकेबल भी बुलाते हैं हम उसको। इसमें आते हैं देखो, जैसे एलर्जी, किसी किसी को पर्टिकुलर सब्सटेंस की एलर्जी होती है, किसी को फूड प्रोडक्ट की एलर्जी होती है, किसी को डस्ट की एलर्जी होती है, किसी को माइट की एलर्जी होती है, किसी भी चीज की एलर्जी होती है। तो वो अपने इंडिविजुअल तक है, इट इज नॉट इवन इनहेरिटेड। मतलब किसी के मम्मी पापा को किसी पर्टिकुलर चीज की एलर्जी है तो उसके उनके लाइक बच्चों को होनी ही चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। शायद हो सकती है, नेबर ना भी हो सकती है, किसी किसी को पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट की एलर्जी होती है। तो एलर्जीज नॉन इन्फेक्शियस। उसके बाद आते हैं कैंसर। इट इज ऑल्सो नॉट अ इन्फेक्शियस डिसीज, एक को हुआ इसलिए दूसरे को होगा, उसके साथ रहने वाले को होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। उसके बाद आते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस।
डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मतलब किसी को विटामिन की कमी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, विटामिन ए की कमी है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, किसी को रिकेट्स है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, पेलाग्रा है, विटामिन बी। तो ये डेफिशिएंसी उसके साथ रहने वाले को भी होनी चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है, वो एक इंडिविजुअल तक सीमित है, लिमिटेड है, तो उसको बुलाते हैं हम डेफिशिएंसी डिसीजेस। दीज आर ऑल्सो नॉन इन्फेक्शियस। उसके बाद आता है और एक एडिक्शन। एडिक्शन जिसमें किसी को टोबैको का एडिक्शन होता है, ड्रग्स का होता है, सिगारेट का होता है। सो दिस इज नॉट इन्फेक्शियस। हाँ, ये जस्ट एक इंडिविजुअल तक है। या मेंटल डिसऑर्डर्स, या जिसमें हम लोग बोलते हैं, इसमें देखो हर वक्त इसको इतना निगेटिवली लेने की जरूरत नहीं। मेंटल मतलब जहाँ पे स्ट्रेस है, कोई बस किसी को छोटी से छोटी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, किसी को होता है, किसी को बिल्कुल नहीं आता। घर में भी देखो कि किसी को एग्जाम का बहुत स्ट्रेस है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है आपके मम्मी पापा को आपके एग्जाम का स्ट्रेस ज्यादा होता है आपसे ज्यादा, बराबर है ना? एग्जाम आपको देनी है पर स्ट्रेस बेचारे मम्मी पापा ले रहे हैं। हाँ, ऐसा स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, हाँ, स्केरीनेस होता है, कोई हॉरर मूवीज को डरता है। ये घर में शायद एक होगा, आपके दोस्तों में शायद एक होगा जिसको हॉरर मूवीज बिल्कुल भी पसंद है, कोई होगा जिसको बहुत पसंद है। तो ये मेंटल, लाइक इसको डिसऑर्डर इन्फेक्शियस नहीं होते, ऐसे डिसऑर्डर्स को हम नॉन इन्फेक्शियस बुलाते हैं, अदरवाइज रेस्ट आर द इन्फेक्शियस। ओके, चलो, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमन। ऐसे कुछ डिसीजेस की हम लोग बात करेंगे। पहला बैक्टीरियल डिसीजेस से स्टार्ट करते हैं। देखो, पैथोजन होते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय पैथोजन? पैथोजन, एनीथिंग दैट कॉजेस अ डिसीज इज कॉल्ड एज पैथोजन। डिसीज कॉजिंग एजेंट को हम बुलाते हैं पैथोजन। बात समझ में आने में क्या बता रहा हूँ? डिसीज कॉजिंग एजेंट को हम बुलाते हैं पैथोजन। तो बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर नोन टू बी पैथोजेनिक। हम लोगों को एनसीईआरटी में दो डिटेल दिए हैं। ये देखो नीचे मैंने ना एक एक्स्ट्रा लिस्ट दी है जिनके लाइक डिसीजेस के मतलब नाम सिर्फ दिया है, इनका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। थोड़ा थोड़ा हम देखकर आगे बढ़ेंगे। जो डिटेल दिया है वो हम लोग देखेंगे पहले। एक है टाइफॉइड फीवर। एक जब मैं डिटेल में लेक्चर लेता हूँ तो वो टाइफॉइड मेरी जिसका एनसीईआरटी में भी जिक्र है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या हुआ था टाइफॉइड मेरी का। जो पूरी स्टोरी है मैं सब लोगों को आपको बताता हूँ, ठीक है? इसका पैथोजन है या कॉजेटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला। अब इसके देखो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देते हैं और आपको उसका कॉजेटिव एजेंट या उसका डिसीज आपको आइडेंटिफाई करना होता है, या उल्टा भी आता है। लाइक किसी को साल्मोनेला और किसी को टाइफॉइड हुआ है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे या कौन कौन से सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, ऐसे भी पूछा जाता है। तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट सिम्टम्स क्या है, तब जाकर आप इनकरेक्ट सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर पाओ। पहले एक कैसे, देखो, दिस पैथोजन एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखो यहाँ पे बहुत जरूरी है, आप लोगों को समझना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक है ये। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन है। हाँ, थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अभी हम लोगों ने देखा था इट इज अ फूड और वाटर बॉर्न डिसीज है। माइग्रेट टू द ऑर्गन्स टू द ब्लड। द कैरेक्टरिस्टिक देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेन्ड हाई फीवर दैट इज अबव 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज्यादा फीवर है। वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन अलाइड सिम्टम्स है। इन सीवियर केसेस, देखो इसके सीवियर केसेस में हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट भी है, बट इनके सीवियर केसेस में देखो इंटेस्टिनल परफोरेशन, मतलब देखो जब ये बैक्टीरिया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा बढ़ता है एंड आप लोग अगर उस पर टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट नहीं करवाते, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हो चुका और आपने बहुत टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवाई, सो बैक्टीरिया का नंबर अगर बहुत बढ़ गया तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स को वो डायरेक्टली मार देता है, वहां पे परफोरेशन, स्मॉल होल्स बन जाते हैं, एंड दैट मे लीड टू द डेथ ऑल्सो। ओके, याद रखो, विडाल टेस्ट इज अ टेस्ट दैट इज अ लाइक कंफर्मेटरी टेस्ट करके बुलाते हैं हम लोग। विडाल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिजाइन किया था, और उस विडाल टेस्ट से हम लोग पता करते हैं कि इफ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम द टाइफॉइड और नॉट। अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आती है तो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द
टाइफॉइड, अगर नहीं आती तो वो नहीं है। जो मैंने मेरी मेलन नाम बताया था जिसका टाइफॉइड मेरी भी बताते, लाइक शी वाज अ कैरियर ऑफ टाइफॉइड, मतलब उसको डिसीज नहीं हुआ था पर उसके बॉडी में टाइफॉइड के बैक्टीरिया बहुत लंबे समय तक थे, एंड लाइक शी ट्रांसमिटेड द डिसीज टू टू मेनी इंडिविजुअल्स इन हर विलेज और लोकेलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं चलो। सेकेंड डिसीज जो हम लोगों को डिटेल में दिया है, बैक्टीरियल डिसीज की बात करें, दैट इज न्यूमोनिया है। न्यूमोनिया, उसके दो कॉजेटिव एजेंट्स है, देखो, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ऐसे दो कॉजेटिव एजेंट है, ये एक है ये दो है, ये दो अलग अलग कॉजेटिव एजेंट है, भूलना नहीं यहाँ पे, दिस इज वन एंड दिस इज टू, ऐसे दो अलग अलग पॉजिटिव एजेंट है। दिस इज एयरबॉर्न डिसीज, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं, यहाँ पे ये वाटर बॉर्न है, ये थ्रू वाटर और फूड, एंड दिस इज एयरबॉर्न डिसीज, मतलब ये थ्रू द एयर ड्रॉपलेट्स जाएगा, किसी एक को हुआ है तो उसके ड्रॉपलेट्स इनहेल करने की वजह से, देखो, बाय ड्रॉपलेट और द एरोसोल इन्फेक्शन और यूज ऑफ ग्लास और यूटेंसिल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे हमने कोरोना के टाइम पे देखा था, किसी ने यूज किया हुआ ग्लास या कोई यूटेंसिल है जिसके ऊपर अगर कफ ड्रॉपलेट्स है तो उससे वो डिसीज फैलता है। सिमिलरली न्यूमोनिया का भी होता था, एयरबॉर्न डिसीज है तो इसके लिए इससे भी ये फैलता है। इट इन्फेक्ट्स अल्वियोला ऑफ द लंग्स, ये देखो ये सबसे डेंजर चीज है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसीज है, बट इट गोज एंड इन्फेक्ट्स अवर लंग्स, हमारे अल्वियोला को इन्फेक्ट करेगा। अल्वियोला गेट filled with the fluid leading to the severe problem in the respiration, देखो, अब हमारी जो अल्वियोला ये जो छोटी छोटी सैक्स है, जहां पे विच आर द एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, अगर वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए क्या होगा, सरफेस एरिया ही कम हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज का सरफेस एरिया ही कम हो जाएगा। जैसे ही गैसियस एक्सचेंज का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, बराबर है ना, ऑक्सीजन की तो कमी होगी। देखो, दो तो कॉमन सिम्टम्स है, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ये तो नॉर्मल सिम्टम्स है, पर जैसे ही ज्यादा से ज्यादा अल्वियोला अफेक्ट होने लगेगी, उनमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा, क्या होगा, सीवियर केसेस में लिप्स एंड नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश। अब ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी में ऑक्सीजन कम है, इसलिए होगा क्या, क्या होगा बताओ, वो ग्रे और ब्लूइश बन जाएंगे बच्चों। ये देखो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये ग्रे क्यों होगा, ऐसा रीजन याद रख लो, ये व्हाई डू दे टर्न ब्लूइश और ग्रे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अल्वियोलाई का जो एयर एक्सचेंज सरफेस एरिया है, गैसियस एक्सचेंज सरफेस एरिया है, वो सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है। हाँ, याद रखना ये। अब देखो यहाँ पे ना कुछ डिसीजेस के, बैक्टीरियल डिसीजेस के नाम दिए, मैं जाते जाते, शायद आपने अगर मेरा माइक्रोब्स वाला वन शॉट रिवीजन देखा है तो उनके सारे के मैंने जो एक्स्ट्रा वाले डिसीजेस है उनके कॉजेटिव एजेंट्स वहां पे मैंने मेंशन किए, सिर्फ डिसेंट्री नहीं है वहां पे, तो ये है शिगेला, शिगेला डिसेंट्री करके एक बैक्टीरिया होता है, प्लेग, येर्सिनिया पेस्टिस, डिप्थेरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, टिटेनस, टिटेनस वहां है कि नहीं, नहीं है, क्लोस्ट्रीडियम, टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी करके बैक्टीरिया है, टिटेनस कॉज करने, ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्यूली, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, वो है ट्यूबरक्यूलोसिस का। वुफिंग कफ हमने देखा है, बॉर्डेटेला पोर्टोसिस, एंड कॉलेरा का है विब्रियो कॉलरी। ये देखो ये कुछ एक्स्ट्रा के हैं, बाकी के तो प्लेग, डिप्थेरिया, वुफिंग कफ, इनके तो मैंने माइक्रोब्स का जो वन शॉट है
उसमें भी दिया है, यहाँ पे ये नहीं थे, इतने मैंने मेंशन कर दिए। वहां पे लेप्रेसी करके एक एक्स्ट्रा है। हाँ, तो सिर्फ देख लेना बच्चों, दोनों है। अभी कैसे बता नहीं सकते, इनमें तो इनके लाइक डिसीजेस मेंशन्ड है, और अगर ये डिसीजेस मेंशन्ड है, हाँ, उनका कॉजेटिव एजेंट या कुछ पूछा जा सकता है। डिसेंट्री है तो ये लाइक फूड बॉर्न होगा, बट ऑब्वियसली ये देख लेना। प्लेग है, हाँ, इट इज वेक्टर बॉर्न, रैट, क्लीब और एनिमल ट्रांसमिटेड है। डिफ्थेरिया एयरबॉर्न है। टिटेनस, इसका वेक्टर ऐसे नहीं है, बट सॉइल पार्टिकल स्पोर्स होते हैं जो रस्टिंग मेटल्स पे या सॉइल्स में दिखाई देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एयरबॉर्न है। वूफिंग कफ एयरबॉर्न है। कॉलरा वापस वाटरबॉर्न है। हर एक का आपको लाइक कौन से एजेंट से ये पास होता है ये भी मालूम होना जरूरी है। यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया है, क्विकली ये सुन लो। आ गई बात समझ में यहाँ तक सब लोगों को? हाँ, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो, वायरल डिसीज जैसे अभी हमने बैक्टीरियल लिखे, वैसे कुछ वायरल डिसीजेस है। उसमें से सबसे पहला दिया हुआ है आप लोगों को कॉमन कोल्ड। द कॉजेटिव एजेंट इज राइनोवायरसेस, इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस। हाँ, राइनोवायरसेस में वायरसेस से ये कॉमन कोल्ड जो अभी राइट नाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड, बाकी कुछ नहीं। एक दिन में 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती इसको। हाँ, तो देखो, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, देखो मोस्ट इन्फेक्शियस क्यों बुलाते हैं? बहुत इजीली ये ट्रांसमिट हो जाता है। हाँ, आते जाते, अभी तो लाइक सर्दियों के दिन है, अच्छी खासी ठंड पड़ी हुई है। हाँ, और बहुत लोगों को है, तो किसी ना किसी के यहाँ से ये इन्फेक्शियस आ जाता है। Transmit through the droplet resulting from the cough or sneeze. That's why we are supposed to cover our nose and mouth while coughing and sneezing with handkerchief. It is necessary. Infect nose and upper respiratory tract, but not the lung. This is most important difference between the pneumonia and the common cold. न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड का ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्या है? हमने क्या देखा न्यूमोनिया में? द पॉजिटिव एजेंट दैट इज बैक्टीरिया रीचेस टू आवर लंग्स, लंग अल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है। और ये सिर्फ किसको करता है? नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बट इट डज नॉट इन्फेक्ट द लंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? इसका मतलब वही है कि इसके वजह से, और ये इट इज नॉट अ वेरी सीरियस, इसकी वजह से नेल्स एंड लाइक अपने लिप्स ब्लूइश नहीं होंगे। अल्वियोलाई को लाइक इन्फेक्ट नहीं करेगा, हमारे वाइटल ऑर्गन को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो इसकी वजह से हमारे नेल्स और ये ग्रेइश नहीं बनेंगे, ब्लूइश नहीं बनेंगे, क्योंकि ये अल्वियोलाई को नहीं इन्फेक्ट करता, लंग्स को नहीं इन्फेक्ट करता। इट इज ओनली टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। nasal congestion right now you can experience, and discharge, sore throat, गले में दर्द, हाँ, होरेसनेस, आवाज बदल जाना, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में आते हैं। देखो, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट दैट इज जिसमें गले में पूरी तरह से दर्द करता है, जो जिसको हम लोग खराश बुलाते हैं, हाँ, दैट इज नथिंग बट द सोर थ्रोट। होरेसनेस, आवाज बदल जाता है। ऐसे आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे होगे ना, मेरी आवाज थोड़ी आज अलग आ रही है। हाँ, कफिंग होता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस होता है इसकी वजह से, दैट इज। देखो, एक स्टेटमेंट में आता है बहुत बार, इट यूजुअली लास्ट फॉर द 3 to 7 days। यहाँ पे बहुत बार 3 to 5 करके आता है, तो दैट इज इनकरेक्ट। इट इज 3 to 7 days है। हाँ, इसको 3 to 5 मत करना, ये 3 to 7 days है, हम लोगों को एनसीईआरटी में दिया है। बहुत बार आप इस पे इग्नोर कर देते हो, आप 3 to 5 को भी करेक्ट कर देते हो। हमें विथ एनसीईआरटी जाना है, इसको 3 to 7 days ही लाइक लास्टिंग पीरियड पकड़ना है आप लोगों को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो कि ये इट इज नॉट अ वेरी लीडल, इट इज नॉट अ वेरी फेटल, क्योंकि इट डज नॉट अफेक्ट द लंग्स। एसेशन रीजन के लिए बन सकता है। हाँ, यहाँ पे एसेशन रीजन अच्छे से बन सकता है। हाँ, तो ये अपने लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा। ओके, आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट वन इज डेंगू एंड चिकनगुनिया। आप देखो, डेंगू एंड चिकनगुनिया ये दो डिसीजेस उन्होंने सप्लीमेंट्री रीडिंग में, हमने तो अलग से मैंने तो पूरा सिखाया ही है। हाँ, पर ये सप्लीमेंट्री रीडिंग में एडेड है। दीज टू आर नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी, पर जो सप्लीमेंट्री रीडिंग करके उन्होंने रिलीज किया है, उस सप्लीमेंट्री रीडिंग में ये दोनों डिसीजेस है।
dengue and chikungunya. Causative agent chikungunya virus which is single stranded RNA and इसका वेक्टर है एडिस इजिप्टी मस्कीटो है. एडिस इजिप्टी है और एडिस अल्बोपिक्टस और एक है इसमें, जो हमें वहां पे दिया हुआ है उनके सप्लीमेंट्री रीडिंग में भी है. मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये इसमें चला जाएगा. कहाँ पे लिख दो, इधर लिख देता हूँ, सॉरी. एडिस अल्बोपिक्टस, एडिस अल्बोपिक्टस ये भी है. हाँ, ये देखो, ये दोनों मतलब ये दोनों एडिस इजिप्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट इज मोस्ट कॉमन, बट एडिस अल्बोपिक्टस भी है, या जो चिकनगुनिया फैलाता है. होता क्या है देखो, फीवर, जॉइंट पेन, लिम्फोएडिनोपैथी दैट इज स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स. हाँ, ये होता कैसे है, लाइक थ्रू द लाइक ये मॉस्किटो आते हैं जिनमें ये चिकनगुनिया वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला वायरस है, वो अपने बॉडी में रिलीज कर देते हैं एंड वहां से क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में ये वायरस बहुत ही कॉमनली दिखना शुरू हो जाता है. सेकेंड वन इज डेंगू फीवर, और जिसको ब्रेक बोन फीवर भी बुलाते हैं. इसका कॉजेटिव एजेंट है फ्लैवी अर्बो वायरस. फ्लैवी अर्बो वायरस होता है और इसमें एडिस इजिप्टी है. इसमें एडिस अल्बोपिक्टस मत डालना. हाँ, देखो एडिस इजिप्टी दोनों में है, पर एडिस अल्बोपिक्टस सिर्फ चिकनगुनिया में है, डेंगू में नहीं है. बात समझ में आ रही है? फीवर दैट इज वेरी नॉर्मल. सीवियर फ्रंटल हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ एंड गम्स. इसका रीजन ऐसे होता है कि लाइक इन सीवियर केसेस, हम जिसको हीमोरेजिक डेंगू बुलाते हैं, उसमें क्या हो जाता है, हमारी प्लेटलेट्स, दिस वायरस इन्फेक्ट और अटैक अवर प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स किस लिए जरूरी है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, करेक्ट है. तो उसके लिए जो जरूरी है, अगर हमारी प्लेटलेट्स का नंबर कम होने लगता है, कितना नॉर्मल नंबर होता है, चलो बताओ, कमेंट करके बताओ. व्हाट इज द नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन बॉडी? हाँ, तो उससे अगर कम होने लगी, सब्सटेंशियली कम होने लगी, मतलब बहुत बार वो 10, 15, 20, 25 हजार तक भी कम होती है. हाँ, इतनी अगर कम हो गई प्लेटलेट्स, तो हम लोगों में इंटरनल ब्लीडिंग, जिसको हीमोरेजिक फीवर भी बुलाते हैं और हीमोरेजिक डेंगू भी बुलाते हैं हम लोग, या बहुत बार ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ एंड गम्स, ये एक बहुत कॉमन है जिसमें प्लेटलेट्स इन्फेक्ट हो, प्लेटलेट्स को अफेक्ट होता है इन्फेक्शन की वजह से. तो इसको हम लोग बहुत बार बुलाते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देता हूँ, देखो, दिस इज वन ऑफ द सिम्टम. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्या? डिक्रीज इन प्लेटलेट्स. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब समझ लो, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स. देखो, ये दो जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है नीट के, वो दोनों डिसीज भी मैंने आपको वन शॉट में इंक्लूड करवा कर लिए हुए हैं. बहुत जरूरी है, इसको इग्नोर मत करना, बहुत जगह पे आपको ये नहीं मिलेंगे. उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसका एचबीवी बोलते हैं. हेपेटाइटिस बी वायरस इसका फुल फॉर्म है. सीवियर लीवर डैमेज हो जाता है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन आज हमारे लिए अवेलेबल है. ट्रांसमिट थ्रू द लाइक प्रीनेटल एंड सेक्सुअल route, or like sexually transmitted disease है. It can cross the placenta also. So the from mother to the fetus ये आ जाता है. अदर देखो, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, वेरिसेला वायरस, मम्स है, रेबीज वायरस है, स्वाइन फ्लू H1N1, कोविड, सार्स, कोविड-19 और सार्स. सार्स देखो, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ऐसे अलग अलग और वायरल डिसीजेस है, ये आपको मालूम होने चाहिए. ये एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज. तो आपको मालूम होने चाहिए, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स, चिकन पॉक्स, मम्स, रेबीज, कोविड-19. अब तो ये वायरस का वाला है, ये सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोविड का ही टाइप था. हाँ, उसको ये सारे डिसीजेस वायरल डिसीजेस में आते हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसीज, दैट इज
प्रोटोजोअल डिसीज, दो इंपॉर्टेंट डिसीजेस है। हाँ, और ये इसमें देखो, ये हम लोग आपको दिख रहे हैं, मैंने एनसीईआरटी से लिया है, मैंने अलग कुछ नहीं किया है, क्योंकि आपकी ये वन शॉट एनसीईआरटी के रिवीजन हो सके, इसलिए मैंने लिया हुआ है। देखो, प्रोटोजोअल डिसीजेस में आते, प्रोटोजोआ मतलब कौन आएंगे? बराबर है, लाइक दोज हु बिलोंग टू द, बराबर कहाँ पे, कौन से किंगडम को बिलोंग करेंगे? हाँ बताओ, कमेंट करके बताओ। हाँ, सारे यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर है, अब तो बताओ कमेंट करके। हाँ, उसमें से पहला डिसीज है मलेरिया। पैथोजन इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है। इसके चार वेरिएंट्स है, हम लोगों को तीन दिए हुए हैं, पर हम लोगों को टोटल चार होते हैं। एक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज वेरी कॉमन, वेरी 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 कॉमन। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज वेरी फेटल, एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। क्या क्या बताया मैंने? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज वेरी कॉमन इन इंडिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज वेरी फेटल, एंड प्लाज्मोडियम ओवैली। लाइक इट रिक्वायर्स टू होस्ट टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। ये जो पैथोजन है या जो प्लाज्मोडियम है, उसको दो होस्ट की जरूरत होती है उसकी लाइफ साइकिल, एंटायर लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको दो होस्ट की जरूरत होती है। पहला होस्ट होता है उसका ह्यूमन, तो दूसरा होता है फीमेल मॉस्किटो, पर कोई मॉस्किटो नहीं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये इंपॉर्टेंट है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ओके, देखो, लाइक एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये ए कैपिटल चाहिए, जीनस का नाम है। हाँ, यहाँ पे ये देखो, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, में से तीन आप लोगों को टाइप दिए हैं प्लाज्मोडियम के। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम causes the malignant malaria which is the fatal one or the dangerous one, सबसे डेंजरस, सबसे फेटल मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये बात समझ। अब देखते हैं कि इसके लाइफ साइकिल पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे ना सीबीएसई की 12th की एग्जाम भी देने वाले हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है। बहुत बार इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। हाँ, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, इनकी लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करने के लिए आता है। बहुत इजी होता है, पर आना चाहिए, इजी है। अब देखो, साइक्लिक फॉर्म है, आप कहीं से भी शुरू करो, हम लोग यहां से शुरू कर देते। अब यहाँ पे ना आप लोगों को एक चीज समझनी जरूरी है, कि वो चीज है, एवरी बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो डज नॉट कॉज यू डिसीज। मैंने क्या बोला, समझ में आया? मैंने ब्रेक इसलिए लिया कि आप लोगों को ये मैंने जो बोला हुआ है उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम मिले। मैंने क्या बोला? एवरी बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो डज नॉट कॉज यू द मलेरिया। हर वक्त, मतलब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने बाइट कर लिया तो मलेरिया होगा ही, ऐसे नहीं है। If that female Anopheles mosquito has plasmodium, then only you will get infected. समझ में आया मैंने क्या बताया? कि सबसे पहले याद रखो कि हर वक्त एनोफिलीज मस्कीटो ने बाइट किया तो आपको मलेरिया होने वाला ही है, ऐसे नहीं। पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पर होगा ही ऐसे नहीं है। हाँ, बात समझ लो। देखो, when the mosquito bites another, बोला यहाँ पे another क्यों? क्योंकि वो कहीं से तो ये प्लाज्मोडियम या अपना प्रोटोजोआ लेकर आई है, पैथोजन लेकर आई है, इसलिए अनदर बोला हुआ है। पोरोसाइट्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट। अब जब देखो, व्हेन द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, व्हेन शी हैज टेकन ब्लड फ्रॉम द मलेरियल पेशेंट, तो पेशेंट के ब्लड के थ्रू उसने कुछ प्लाज्मोडियम और ये पैरासाइट उसके मील के साथ अंदर ले लिया है। हाँ, अब जाकर ये जब किसी दूसरे हेल्दी इंसान को काटने वाली है, फीमेल एनोफिलीज मस्किटो, तो उस वक्त ये क्या करेगी? वो जो प्लाज्मोडियम लाया है किसी दूसरे बंदे से, वो उसके बॉडी में, हेल्दी इंसान के बॉडी में छोड़ देगी ड्यूरिंग द ब्लड सकिंग। हाँ, तो उसमें क्या हो जाएगा? लाइक विद द बाइट वो आ जाएगा। अब जैसे ही वो हेल्दी पर्सन के बॉडी में मलेरियल पैरासाइट आ जाता है, पहले ही ब्लड में आ गया, तो ब्लड में आने के बाद ये पहले भागता है अपने लीवर की तरफ। इट इमीडिएटली गेट्स ट्रांसपोर्टेड, जो आते हैं अपने बॉडी में इन्फेक्शियस स्टेज टू द ह्यूमन इज कॉल्ड एज स्पोरोजाइट। उसको क्या बुलाते हैं हम लोग? स्पोरोजाइट्स। ये देखो, यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, स्पोरोजाइट। दिस इज इन्फेक्शियस स्टेज।
इसको बुलाते हैं हम इन्फेक्शियस स्टेज। तो ह्यूमंस की बात हो रही है क्योंकि ह्यूमन को काट रहे हैं। हाँ, तो ह्यूमन को जब काटने के बाद ये इन्फेक्शियस स्टेज बॉडी के अंदर आ जाएगी तो स्पोरोजोइट्स आएंगे, वो भागेंगे लीवर की तरफ, लीवर में जाकर बैठेंगे, लीवर उनको सब कुछ देगी, जगह भी देगी। लीवर के अंदर दे विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग असेक्सुअली, मल्टीपल फिशन। बचपन में पढ़ा है आपने, अमीबा सॉरी मलेरियल पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस बाय द मल्टीपल फिशन और फिशन मेथड, और असेक्सुअली कर लिया शुरू कर देते हैं टपा टप टपा टप टपा टप, दम लगा के, क्योंकि उनको तो कोई है ही नहीं उन पे कंट्रोल करने वाला। लीवर में तो अपना काम चलता है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन लीवर सेल्स, बस्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। जैसी सेल भर जाएगी अपनी लीवर की हिपेटोसाइट प्लाज्मोडियम के नए बच्चों से, तब वो क्या होगा, उस पर प्रेशर आएगा और सेल बर्स्ट हो जाएगी। अब ये जो सारे नए बने हुए प्लाज्मोडियम है वो ब्लड में वापस आ जाएंगे। ब्लड में आकर वो चुप नहीं बैठते, बिल्कुल चुप नहीं बैठते, वो और करते, वो अब हमारे आरबीसी पे अटैक करते। पहले तो लिवर सेल पे किया, बाद में आरबीसी पे भी अटैक करना शुरू कर दिया। अब आरबीसी के अंदर जाकर वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते। जब वो आरबीसी में होते तो वो हमारे हीमोग्लोबिन को खाना शुरू कर देते, मतलब हीमोग्लोबिन को यूटिलाइज करना शुरू कर देते। पैरासाइट्स रिप्रोड्यूसेस asexually in red blood cells, bursting the red blood cells and causing the cycle of fever and other symptoms. Released parasites infect the new RBCs. During this, they produce one toxic substance called as hemozoin. ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वो जो टॉक्सिक हमारे हीमोग्लोबिन को यूटिलाइज करके एक टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करते हैं, हीमोजोइन। ये हीमोजोइन टॉक्सिक होता है, इसकी वजह से पैरोक्सिज्म होता है। पैरोक्सिज्म इज अल्टरनेट साइकिल ऑफ फीवर एंड चिल्स। सडनली बहुत बुखार आ जाएगा, सडनली बहुत ठंड लगने लगेगी, सडनली बहुत बुखार आ जाएगा आपको, मतलब आप गोली लो कुछ भी लो आपका बुखार कमी नहीं होगा, और सडनली बहुत चिल्स, बहुत ठंड लगेगी, इतनी कि आपने 2 ब्लैंकेट लिए, स्वेटर डाला है, फिर भी आपके अंदर की ठंड कम नहीं होगी। इसको बुलाते हैं पैरोक्सिज्म, बुलाते हैं हम लोग, कि जहां पे ये सडन लाइक बुखार भी आएगा और सडनली आपको क्या होगा, ठंड भी लगेगी। इन दोनों की वजह से इसको पैरोक्सिज्म बुलाते हैं, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मलेरिया। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मलेरिया। और ये किसकी वजह से होता है, हीमोजोइन की वजह से होता है। हाँ, अब यहाँ पे जब वो डेवलप होगी तो वहां पे देखो, दे विल प्रोड्यूस द सेक्सुअल स्टेज दैट इज गैमेटोसाइट डेवलप इन द आरबीसी। वहां पे ये जब सब कुछ चल रहा है तो ये रिप्रोड्यूस करते वक्त ना मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ही अब ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, बराबर है। एक या दो नहीं है, बहुत सारे, देखो ना इतने सारे रिलीज हो चुके हैं अपने ब्लड में, तो ये सारे मिलाकर क्या करेंगे, अपने बॉडी में गैमेटोसाइट्स बनेंगे बहुत सारे। अब कोई इंसिडेंटली कोई दूसरा फीमेल एनोफिलिस मस्किटो आ जाता है, देखो ये क्या करता है, दूसरा फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, मतलब आपको तो मतलब किसी एक पर्सन के बॉडी में मलेरिया पैरासाइट छोड़े हुए थे, हाँ, उसके बॉडी में ये सब कुछ होने लगा, बहुत सारे गैमेटोसाइट बने। बाय द टाइम नया फीमेल एनोफिलिस मस्किटो आया, उसने उसको काटा। अब जब वो काट रही है तब व्हाट विल हैपन, इट विल पिक अप दिस गैमेटोसाइट्स अलोंग विद द ब्लड मिल। ये गैमेटोसाइट्स, तो ये गैमेटोसाइट्स क्या बनेंगे, इन्फेक्शियस स्टेज फॉर मस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो के लिए ये इन्फेक्शियस स्टेज बन जाएगी। इन्फेक्शियस स्पोरोजोइट इज इन्फेक्शियस स्टेज फॉर ह्यूमन, बट गैमेटोसाइट इज इन्फेक्शियस स्टेज फॉर फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, इनके लिए इन्फेक्शियस स्टेज बन जाएगी। अब यहां से वो उनके बॉडी में चले जाएंगे, बॉडी में जाकर सिर्फ काम नहीं होगा, नाउ दीज गैमेटोसाइट विल माइग्रेट टू द मस्किटोज गट। ये याद रखो, ये उसके गट में पहुंच जाते हैं, वहां पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है गट में ही, और वो डेवलप होना शुरू कर देते हैं। वहां से जब वो स्पोरोजोइड्स बनना, मतलब वो जो लाइक डेवलपमेंट के बाद वो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स तक आ जाते हैं, कौन, स्पोरोजोइड्स बनकर। देखो, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज दैट इज स्पोरोजोइड एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। तो लाइक गैमेटोसाइट्स का फर्टिलाइजेशन होकर इट विल डेवलप इनटू द स्पोरोजोइड, मैच्योर होकर बीच में एक स्टेज आती है ऊकाइनेटी करके, और वो सलाइवरी ग्लैंड में आते हैं। अब सलाइवरी ग्लैंड में आ गई, अब ये जो मस्कीटो किसी नए इंसान को काटेगी, नए ह्यूमन को काटेगी, तब उसके बॉडी में ये स्पोरोसाइट्स वापस
रिलीज किए जाएंगे एंड दिस इज हाउ द साइकिल रन्स। देखो सिर्फ मैंने जो बताया ना वो इमेजिन करो, हेल्दी इंसान था, उसमें एक फीमेल इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो ने काटा, स्पोरोजोइट्स अंदर आए, वो लीवर में गए, लीवर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, बहुत सारे बाहर आए, आरबीसी में गए, आरबीसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना शुरू हो गया, हीमोग्लोबिन यूटिलाइज करके हीमोजॉइन बनाया, उसी वक्त वो लाइक जब रिप्रोड्यूस कर रहे थे तो गैमेटोसाइड बनाए, ये गैमेटोसाइड जब हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं तो नया मस्कीटो आई, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो आई, उसने काटा, उसने गैमेटोसाइड्स पिकअप किए, ये गैमेटोसाइड्स उसके गट में पहुंचे, वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, स्पोरोजोइड्स बने, ये मैच्योर स्पोरोजोइड्स फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड तक आए, सलाइवरी ग्लैंड से वो वापस जब किसी नए इंसान को काटेगी तब उसके बॉडी में चले गए। इतना इजी है, देखो 1 मिनट में समझ जाओगे आप, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखो क्या क्या बताया, देखो एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो आई, हाँ, एक एक मिनट में हम लोग ये फीमेल एनोफिलिस मतलब पूरी मलेरियल लाइफ साइकिल देखेंगे। वी विल अंडरस्टैंड दिस एंटायर मलेरियल लाइफ साइकिल विद इन 1 मिनट। देखो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, हेल्दी इंसान को काटा तो उसमें से स्पोरोजोइट हेल्दी इंसान के बॉडी में आए, स्पोरोजोइट्स माइग्रेट हो गए लीवर तक थ्रू द ब्लड, लीवर में उन्होंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, जैसे ही लीवर सेल्स बर्स्ट हुई वो ब्लड में आई, ब्लड में उन्होंने आरबीसी को टारगेट किया, आरबीसी में वो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त उन्होंने हीमोजॉइन प्रोड्यूस किया हीमोग्लोबिन को यूटिलाइज करके, उसी वक्त उन्होंने गैमेटोसाइट प्रोड्यूस किए। अब इस इन्फेक्टेड पर्सन को जब नए फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो ने काटा तो शी पिक्स अप द गैमेटोसाइट, ये गैमेटोसाइट नए फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के बॉडी में गए, वहां से वो उसके गट रीजन तक जाएंगे, गट में फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा इनटू द स्पोरोजोइड एंड दे विल माइग्रेट टू द सलाइवरी ग्लैंड। अब ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जब किसी नए इंसान को काटेगी तो उसमें ये स्पोरोजोइड्स रिलीज किए जाएंगे एंड दिस इज हाउ द एंटायर साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासिट। 1 मिनट लगा, सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। ओके, दूसरा हमें डिसीज जो दिया हुआ है प्रोटोजोल डिसीज, दैट इज अमीबिक डिसेंट्री और अमीबियासिस, कॉजेटिव एजेंट है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एक ही है। पैरासाइट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, हमने टाइफॉइड के वक्त देखा स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसकी वजह से होता क्या है, देखो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, stools with excess mucus and blood clots, house fly that is musca domestica, हाँ, musca domestica acts as a mechanical carrier, हाँ, और house flies क्या acts as a and spreads to the contaminated water or the food। हेलमिंथिक डिसीजेस, देखो और दो नए टाइप ऑफ कॉजेटिव एजेंट और पैथोजेंस है, हेलमिंथ करके, उसमें से पहला है एस्केरियासिस, कॉजेटिव एजेंट एस्केरिस वर्म और राउंड वर्म, it is an intestinal parasite, internal bleeding, muscular pain, fever, एनीमिया। अब देखो इस चैप्टर में एनीमिया सिर्फ और सिर्फ एक डिसीज के केस में दिया है, दैट इज एस्केरियासिस, बाकी पूरे चैप्टर में किसी भी डिसीज से रिलेटेड एनीमिया नहीं बोला गया है। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, जब ये देखो पैरासाइट है, इनको तो लाइक हमारे इंटेस्टाइन रीजन में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में, यहाँ पे वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और वो बहुत हाई नंबर वो ग्रो करना है, तो हमारे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ दिस वर्म्स। ये वर्म्स यहाँ पे पूरा इंटेस्टाइन रीजन पे पूरा का पूरा ब्लॉकेज कर देते हैं, दैट इज इंटेस्टिनल पैसेज का ब्लॉक हो जाता है। Eggs of parasite are excreted along with the feces of the infected person, which contaminate soil, water or the plants। ये हो जाता है, ये कोई इसमें सबसे डेंजर यही है कि जिसके बॉडी में ये है, लाइक द पैरासाइट प्रोड्यूसेस थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, एक फीमेल कैन, अ सिंगल फीमेल कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम, और उसमें से वो जो डेवलप भी होते हैं और उसमें से कुछ हम लोग वाया फीकल मैटर बॉडी के बाहर भी डाल देते हैं। अब अगर यही फीकल मैटर जब और यही पानी जब कहीं पे भी लाइक रिवर में या नियर बाय एग्रीकल्चर में चला जाता है, नोइंगली अननोइंगली या सॉइल में आ जाते हैं, तो दीज एग्स कम इनटू द सॉइल, और वही सॉइल से और वही पानी अगर कंज्यूम हो जाता है किसी से अननोइंगली, तो उसके बॉडी में ये नए एग्स चले जाते हैं या पैरासाइट चले जाते हैं एंड उनकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है।
Another helminthic disease, that is elephantiasis or filariasis, Wuchereria bancrofti and Wuchereria mali. ऐसे दो फाइलेरियल वर्म्स है विच आर नोन टू कॉज द एलिफेंटासिस. यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम में, दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में. देखो ऐसे लिम्स, हाँ, इतना लाइक हाथी के पैर जितना बड़ा हो जाता है. पता है, स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी इयर्स, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स. ये जाकर अगर बॉडी में आ जाता है तो उसके बाद ये क्या कर लेता है, बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स में जाकर बहुत सालों तक रहता है, और उसके बाद मतलब क्रॉनिक है, बहुत लेटली आने वाला है. इसका वेक्टर क्या है देखो, हाँ, इसका वेक्टर आपको डायरेक्टली नहीं दिया है पर आपको एनिमल किंगडम में दिया हुआ है. द फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो है, ये क्यूलेक्स मस्क्यूटो है. इसका ये वेक्टर है क्यूलेक्स मस्क्यूटो, याद रखना. दिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द क्यूलेक्स मस्क्यूटो. याद रखना, ये बहुत जरूरी है. जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन द ग्रॉस डिफॉर्मिटीज. ये देखो ऐसे उसका स्वेलिंग हो जाता है, डिफॉर्म हो जाते हैं, और जेनाइटल ऑर्गन के साथ लिम्स, लोअर लिम्स में हो जाता है. ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मस्क्यूटो वेक्टर. इस फीमेल मस्क्यूटो का नाम मैंने दिया है यहाँ पे क्यूलेक्स मस्क्यूटो. याद रखना, क्यूलेक्स मस्क्यूटो आपको एनिमल किंगडम में दिया है. वहां पे ये नहीं मेंशन किया कि कौन सा डिसीज, वेक्टर करके दिया है पर कौन सा. और यहाँ पे भी उन्होंने सिर्फ फीमेल मस्क्यूटो बोला है, कौन सा वो बोला नहीं है. तो आप लोग यहाँ पे दोनों चीजें याद रखो कि क्यूलेक्स मस्क्यूटो है, हाँ, विच इज अ वेक्टर फॉर द एलिफेंटाइसिस. आ रही ये बात समझ में यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं, आई होप. हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम फंगल पैथोजन और द फंगल डिसीजेस. देखो, फंजाई आर आल्सो नोन टू कॉज द वैरायटी ऑफ डिसीजेस. फंजाई आर आल्सो नोन टू कॉज द डिसीजेस इन ह्यूमंस. देखो, जिनको हम कॉमनली फंगल डिसीजेस को हम बुलाते हैं रिंग वर्म्स, और उसके देखो तीन कॉजेटिव लाइक जेनेरा है, या लाइक तीन पैथोजेंस है which are very common to cause these ringworms. Ringworm. Now this is a contagious disease. Contagious मतलब which spreads through the direct contact. वन टू वन डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी होता है. माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन. These are the three fungi known to cause the ringworms. क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? These are the three common fungi which are known to cause the ringworms. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज. देखो, हमें कॉमन कोल्ड के केस में दिखा है, मोस्ट कॉमन ह्यूमन एलिमेंट. लैंग्वेज याद रखो, आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए तीन तीन बार इस पे एम्फोसिस करके बता रहा हूं बच्चों. अदरवाइज क्या हो जाएगा, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ हो जाता है. हाँ, इसलिए बता रहा हूँ. सुनो क्या बता रहा हूँ. कॉमन कोल्ड को हमने बोला है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ह्यूमन एलिमेंट, और यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज. Most common infectious disease is fungal disease. Yeah? Appearance of dry scaly lesions on the various parts of the body such as skin, nails are the scalps. तो scalps मतलब हमारे बालों में, like जो dandruff जिसको बुलाते हैं, that is also one of the fungal disease. These lesions are accompanied by the intense itching. ये जो बन जाते हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा itching होने लगता है वहां पे. Heat and moisture help these fungi to grow, which makes them thrive in a skin folds such as those in the groin or between the toes. अब देखो, फंगस के ग्रोथ के लिए दो चीजें जरूरी है. ये तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम लोगों ने फंजाई पढ़ा है वहां पे भी एक सेंटेंस है आपको. हाँ, लाइक फंजाई रिक्वायर मॉइस्चर एंड वार्मथ. हाँ, ये देखो क्या लगता है इन दोनों को ग्रो करने के लिए. हीट एंड मॉइस्चर बोला है, दैट इज हीट मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं, वार्मथ की बात करें थोड़ा सा गर्म रीजन चाहिए, और मॉइस्चर चाहिए. फंगस कहीं पे भी लग्जरियसली ग्रो कर लेती है. तो उस केस में क्या होता है, बिटवीन द टोज, हमारे पैरों के जो टोज है वो हम लोग दिन भर शूज पहनते हैं या चप्पल पहन कर रखते हैं, और वो ऐसे रहते हैं, तो इनके बीच में स्वेटिंग हो जाता है. वहां पे स्वेटिंग होता है, और स्वेटिंग की वजह से दोनों मिल जाते हैं, हीट भी मिल गई, मॉइस्चर भी मिल गया, तो वहां पे वो बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं. या ग्रॉइन रीजन जहां पे हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं,
वहां पे ये उनको मॉइस्चर एंड हीट इजीली अवेलेबल हो जाती है, एंड वहां पे ये बहुत क्विकली और इजीली ग्रो कर सकते हैं इन दिस रीजन. Generally acquired from soil or by using towels, clothes or even the comb of infected individual. इसलिए बोला मैंने डायरेक्टली कंटेजियस में आता है कि लाइक किसी ने जो टॉवल यूज किया है, अगर वही टॉवल लाइक इन्फेक्टेड पर्सन ने किया हुआ किसी हेल्दी पर्सन ने कर दिया, तो वहां पे ही वो फंगल स्पोर्स बैठ जाएंगे, तो हेल्दी इंडिविजुअल के बॉडी पे आ जाएंगे. कोम थ्रू भी जाते हैं वहां पे, अगर वो पार्टिकल्स वाले फंगस वहां पे है, तो हेल्दी इंडिविजुअल में वो फंगस चली जाती है. यहाँ पे देखो डायग्राम शोइंग द रिंगवर्म इन्फेक्शन एरिया ऑफ द स्किन. ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, हाँ, दिस इज नथिंग बट द एरिया जहाँ पे रिंगवर्म का इन्फेक्शन हुआ है. हाँ, समझ में आया. ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस. अब हम बात करेंगे हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस डिसीजेस. इन डिसीजेस से हम लोगों को कैसे प्रोटेक्शन मिल सकता है या कैसे मिलना चाहिए. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिसीज पहले हमने बात की हुई है, क्विकली देखेंगे. पर्सनल हाइजीन के बारे में हम लोगों ने बात की हुई है. कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल एक्सेट्रा. क्योंकि हेलमेंथिक डिसीजेस देखे जो वेजिटेबल के थ्रू आते हैं, फूड के थ्रू देखा एंटामीबा हिस्टोलिटिका भी आता है. हाँ, तो और वाटर के थ्रू हमने देखा टाइफॉइड आ जाता है. तो और लाइक ये सेकेंड है पब्लिक हाइजीन है. पब्लिक लाइक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, पूल्स एंड सेसपूल्स. जरूरी है, मस्किटोज ग्रो हो सकते हैं ऐसी जगह पे, तो मस्किटो ग्रो हो गए तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये डिसीजेस बनते हैं. इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिसीजेस, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी अवॉइडेड. अगर क्लोज कॉन्टैक्ट है तो अवॉइड तो करो, या उस वक्त मास्क पहन लो कि ताकि उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन मिलने के चांसेस कमी हो जाए. कंट्रोल ऑफ डिसीज कॉजिंग एजेंट, कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस. जैसे मलेरिया के केस में आप लाइक छोटे छोटे गड्ढों में पानी ना जमा हो दो, या घर पे भी कोई टैंक है या कुछ भी है, लाइक अपने वेसल्स है, फ्लावर पॉट्स है, तो वहां पे पानी बहुत दिनों तक ना रखे, उसको रेगुलरली क्लीन करते रहो ताकि वहां पे मस्किटो का ब्रीडिंग ग्राउंड ना बने. फिश लाइक गैम्बूशिया, इट इज एन इंसेक्टिवोर फिश, कैन बी यूज्ड इन द पॉन्ड्स टू फीड ऑन द मस्किटो लार्वे. ये गैम्बूशिया नाम का जो फिश है, विच इज हेल्पफुल टू ईट द मस्किटो लार्वे, जिससे मलेरिया जैसे डिसीजेस पे कंट्रोल हो सकता है. आ गई बात समझ में. चलो आगे देखते हैं. अब ये था सब कुछ अपना डिसीजेस के बारे में. बट एक चीज है, अपनी बॉडी के पास अपनी खुद की डिफेंस सिस्टम है. जैसे हर कंट्री के पास खुद की आर्मी होती है, जैसे हर बॉडी के पास अपनी अपनी एक इम्यून सिस्टम होती है, डिफेंस सिस्टम होती है, जिसको हम बुलाते हैं इम्यूनिटी. इट इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ अ होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. देखो, ये हर एक की एबिलिटी होती है. जिसकी एबिलिटी ज्यादा उसको डिसीजेस कम, जिसकी एबिलिटी कम उसको इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा. क्या बता रहा हूँ, समझ में आया मैंने क्या बताया? कि जिसकी सबसे ज्यादा एबिलिटी है और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, देखो ना, जिस जिस कंट्री की आर्मी स्ट्रांग है उस कंट्री में किसी को घुसना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है. चाइना, इजराइल, इंडिया, हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है. अगर घुस भी गए तो हम लोग मार देते बराबर. हाँ, वैसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शियस एजेंट आएंगे, पैथोजन आते रहेंगे, पर अगर आपकी इम्यून सिस्टम तगड़ी है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपको. अगर आपकी इम्यून सिस्टम वीक है तो क्या हो जाएगा, आपको डिसीजेस हो जाएंगे. बराबर है. किसी वक्त अगर किसी कंट्री की डिफेंस सिस्टम ढीली पड़ गई तो टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं. ठीक है, चलो, दैट इज नॉट आवर पॉइंट, बट मैं एक एनोलॉजी और मेटाफोरिकली समझाने की कोशिश कर रहा था. इनएट इम्यूनिटी है विच इज, और दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, विच इज राइट फ्रॉम द बर्थ. ये देखो, प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, एंड ये बर्थ से है, बट इट इज नॉन स्पेसिफिक. नॉन स्पेसिफिक मतलब ही क्या, इसको पता नहीं चलता कौन सा बैक्टीरिया आया, कौन सा वायरस आया, क्या आया क्या नहीं आया. वो बोलता है मैं बैरियर जैसे काम करूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ पैथोजन. एंड देयर इज नो मेमोरी. अगर नॉन स्पेसिफिक है तो उसको मेमोरी नहीं, इसको याद नहीं रहता इस टाइप का पैथोजन पहले आकर गया था कि नहीं गया था, और उसको उसमें डिस्टिंग्विश करना नहीं आता. तो उसके चार
लाइक बैरियर्स है और उसके 4 टाइप ऑफ बैरियर्स बन जाते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, हाँ, यहाँ पे स्किन इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो अपनी इंटैक्ट स्किन है तो इतने सारे, कहीं कहीं पे आप रोड पे घूमते हो, यहाँ जाते हो, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं आजू बाजू, बहुत सारे, हाँ। अगर आपकी स्किन इंटैक्ट है, मतलब वहां पे कोई कट नहीं है, तो उसमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर भाया स्किन एंटर नहीं करता। स्किन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एंट्री ऑफ एनी टाइप ऑफ पैथोजन। और सेकेंड वन इज म्यूकस मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स एंटरिंग। और अब देखो ये तो स्किन है, पर हमारे पास ओपनिंग्स भी है, जैसे नेजल, ओरल, ऐसे ओपनिंग्स है ना, बराबर है। हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते, लेने ही चाहिए ना, हाँ। तो ऐसे वक्त कुछ ना कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी में पैथोजेंस एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसको ट्रैप करवा कर लेती, वो पहले अंदर ही नहीं जाने देती। अगर ये नहीं गए तो हमें, हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है। अनदर टाइप ऑफ बैरियर इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं थ्रू आवर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, सच एज एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आईज। और एक बता देता हूँ यहाँ पे याद रखना, ईयर वैक्स, सेरियुमेन जिसको बुलाते हैं, दैट इज इन ईयर, दे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये अगर कोई गया भी है तो उसको ग्रो नहीं करने देंगे। जैसे अगर फूड के थ्रू कोई बैक्टीरिया गलती से अंदर चला गया, तो जो हमारे स्टमक का एसिड है, वेरी पावरफुल एसिड है, तो उस बैक्टीरिया को मार देता है, हाँ। ये कोशिश करता है कि ऐसे बैक्टीरिया को मैं वहीं पे मार लूं, वो बढ़ने से पहले ही, हाँ। ये इसकी कोशिश रहती है। टीयर्स है, हाँ। उसके बाद सेल्यूलर बैरियर्स आते हैं, जिसको हम बुलाते हैं पीएमएनएल, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, और द ल्यूकोसाइट्स बेसिकली, नॉट लिम्फोसाइट्स, सॉरी। मोनोसाइट्स है, मैक्रोफाजिस है, नेचुरल किलर सेल्स है। दीज ऑल आर टाइप ऑफ आवर डिफेंस सिस्टम, सेल्यूलर डिफेंस सिस्टम्स है, जो हमारे लाइक आइदर दे परफॉर्म द फैगोसाइटोसिस और दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज टू किल द एनी टाइप ऑफ पैथोजन। उसके बाद आते हैं साइटोकाइन बैरियर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट वन केमिकल नोन एज इंटरफेरॉन्स। अब हमारे बॉडी को जब कभी भी किसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, whenever our body gets infected with the virus, तो हम लाइक वायरस तो लाइक पैरासाइट है ना किसी सेल के अंदर जाएगा, तो वो सेल आजू बाजू के सेल्स को बताएगी वाया इंटरफेरॉन्स, आई एम अंडर अटैक, प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इमीडिएटली बताएगी। तो जिस सेल को वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, वो सेल आजू बाजू के सेल्स को बताएगी। So who does secrete the interferons? Interferons are secreted by the virus infected cells. और वो क्या करेगी? It will try to protect the surrounding cells or the other non-infected cells from the further viral infection. वो आगे जितना कम रहे वायरस का इन्फेक्शन, उतना उसमें कंट्रोल लाना पॉसिबल है ना। अगर वो बढ़ता ही गया तो उसमें कंट्रोल कहां से लाओगे आप? वो कंट्रोल लाने के लिए ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स ना आजू बाजू के सेल्स को बताते हैं कि बच्चों बचाओ, ये तो एसओएस है, सेव अवर सोल, इंटरफेरॉन के तरीके से बताते हैं। उसके बाद आती है अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इट इज पैथोजन स्पेसिफिक, डिफरेंसेस में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द एक्वायर्ड एंड इनेट इम्यूनिटी। सॉरी 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 बच्चों। ओके, तो इनमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी का डिफरेंस बताओ। इट इज डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ, इट इज नॉट फ्रॉम द बर्थ, इट इज आफ्टर बर्थ, एंड इट हैज मेमोरी, इट रिमेम्बर्स। ये वाला पैथोजन पहले आकर गया था क्या? अगर आया था तो उसको पहले ही निपटाओ, वापस आने ही ना दो। मतलब देखो इसमें ये जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट एनकाउंटर विद पैथोजन इट जनरेट्स द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। पहली बार आया, पहली बार उसको हमने कोशिश की, थोड़ा टाइम लगा, पर हमने उसको मार गिराया, तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी लो थी, बट इट जनरेट्स द मेमोरी।
हाँ, तो हमारी बॉडी का ट्रेनिंग हो चुका है कि यार इस टाइप का पैथोजन आ चुका है, मतलब देखो ये कोविड का वायरस है ना, एक बार मेरे बॉडी में आ चुका है, देखता हूँ अब सेकेंड टाइम आने तो दो, उसके बाद देखेंगे इसको। अब देखो अगर वापस वही पैथोजन कोविड का वायरस सपोज वापस अपने बॉडी में आ चुका है, अब अब आ जा, आई एम रेडी, तू आ जा। तू पहले ही आया कि मैंने मारना शुरू कर दिया, लाइक दैट क्रिएट्स अ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जिसको हम बुलाते हैं एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स। इट हैज वेरी हाई इंटेंसिटी बिकॉज बेस्ड ऑन द मेमोरी, इसने पहले ही लर्न करके रखा था ना। आपको ऐसे होता है ना, फिजिक्स के प्रॉब्लम होते हैं, एक टाइप का प्रॉब्लम जब आपको नए टाइप का कोई प्रॉब्लम पहली बार आता है तो बहुत बार आप थोड़ा स्ट्रगल करते हो कि हाँ ऐसे सॉल्व करे, वैसे सॉल्व करे, वैसे सॉल्व करे। अब उसके टाइप के कितने भी प्रॉब्लम आने दो, एक बार आ गया तो अब आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको मालूम है कैसे सॉल्व करना है। सेम है, पहली बार आया थोड़ा टाइम लगा, पर हाँ बट ऑब्वियसली हमने कॉन्कर कर लिया। सेकेंड टाइम आया तो टाइम भी नहीं लगा, आओ मारो, जितने आ जाओ आने दो। हम्म? देखो इसको करने के लिए दो टाइप ऑफ सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। दिस प्रोड्यूस द आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इनटू आवर ब्लड सेल्स कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। देखो यहाँ पे दिख रही है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बुलाते हैं इसको, या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बुलाते हैं। सेकेंड टाइप होता है टी लिम्फोसाइट्स की वजह से, जिसको हम बुलाते हैं टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, या लाइक सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसमें ये याद रखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। हु इज रिस्पॉन्सिबल? सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या टी लिम्फोसाइट्स। जाते जाते एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो किसी भी एंटीबॉडी में दो इंपॉर्टेंट, लाइक एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, दो इंपॉर्टेंट चेन होगी जो मैंने ब्लू कलर से दिखाई है, वो है हेवी चेन, और जो मैं जिसको लाल कलर से दिखा रहा हूं वो है लाइट चेन, हेवी एंड लाइट चेन। अब इनमें से ये ऊपर वाला रीजन है, इस रेड लाइट के ऊपर वाला, हाँ मैंने जो ड्रॉ किया दोनों तरफ, इसको बुलाते हैं हम लोग वेरिएबल रीजन। और उसके नीचे वाला जो है ये सब कुछ दोनों दोनों में, सिर्फ एक चेन में नहीं दोनों में, उसको बुलाते हैं हम कांस्टेंट रीजन। बिटवीन द वन हेवी चेन एंड वन लाइट चेन देयर इज अ स्पेस कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग साइट। वहां पे क्या होता है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। हाँ, इन दोनों के बीच में ये क्वेश्चन होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट बिटवीन टू हेवी चेन, टू लाइट चेन, वन हेवी वन लाइट चेन, ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं। सो एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट ऑलवेज बिटवीन द वन हेवी एंड वन लाइट चेन एंड इन द वेरिएबल रीजन ऑफ वन हेवी एंड वन लाइट चेन। अगर मैं इसको और थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए पूछ लू, कांस्टेंट रीजन ऑफ वन हेवी एंड वन लाइट चेन, ये गलत हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज H2L2, टू हेवी टू लाइट। और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स सच एज IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD। IgD आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, पर मैंने यहाँ पे दिया क्योंकि होते हैं, हाँ इसलिए मैंने दिए हुए हैं। चलो, दो टाइप ऑफ ऑर्गन होते हैं इम्यून सिस्टम के लिए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, बोन एंड थाइमस। बोन इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन क्योंकि सारी लिम्फोसाइट्स वहीं पे प्रोड्यूस की जाएगी। इट इज अ साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टी lymphocytes एंड immature lymphocytes आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो। इनमें से ये डिफरेंशिएट हो जाती है मैच्योर लिम्फोसाइट्स में टू माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। वहां पे जैसे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कैसे है, स्प्लीन, lymph node, tonsils, Peyer's patches, appendix as well as malt, mucosal associated lymphoid tissue. These are site for interaction of lymphocytes with antigen. Antigen मतलब पैथोजन, वापस पूरे पैथोजन नहीं पर पैथोजन के ऊपर के स्पेसिफिक रीजन के साथ करेंगी, विच प्रोलिफरेट्स टू बिकम द इफेक्टार सेल्स। प्रोलिफरेट हो जाती है मतलब उनका डिफरेंशिएशन हो जाता है, उनको पता चल जाता है किस टाइप का पैथोजन आया हुआ है। ओके, लिम्फोइड ऑर्गन और उसके फीचर्स देख लेते हैं हम लोग क्विकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी हो जाएगा आपको रिवाइज करने के लिए। बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टी lymphocytes and the maturation of B lymphocytes.
मैच्योरेशन मतलब जिन लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन बोन मैरो में होगा उसको बुलाएंगे हम बी लिम्फोसाइट्स। थाइमस, इट इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्टबोन, जिसको हमने मीडियास्टिनम सीसीआई केमिकल कंट्रोल केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के चैप्टर में हमने देखा हुआ है, मीडियास्टिनम में होता है। इट इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज with the age, and by the time of puberty it attains the very reduced size, atrophied हो जाता है वो, atrophied हो जाना मतलब reduction हो जाना। And this is the organ where the T lymphocytes mature. Rather, the lymphocytes that mature inside the thymus are called as T lymphocytes. ये याद रखो। Spleen, secondary lymphoid organ है. It is a large bean-shaped organ, contains the lymphocytes and phagocytes. Acts as a filter of the body by trapping the blood-borne microorganisms. जो blood में जितने छोटे-छोटे microorganisms होंगे, ये spleen में जब spleen से blood जाएगा तो उनको trap करवा कर लेंगे। Similarly, lymph nodes, small solid structures located at the different points along the lymphatic system, serve to trap the microbes or antigen present in the lymph and the tissue fluid। ये इनके वजह से क्या हो जाएगा कि जहां कहीं पे भी लाइक माइक्रोब्स है वहां पे उनको पकड़ कर रखेंगे। एंड माइल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड lymphatic tissue located within the lining of major tracts such as respiratory, digestive, urinal constitutes about 50% of the total lymphoid tissue in the body. Both bone marrow and thymus provide microenvironment and development and maturation of T lymphocytes। ये स्टेटमेंट याद रखो क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि lymphocytes that mature in the thymus are called as T lymphocytes, पर हमें ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट भी है और ये सच भी है। बोथ bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of टी लिम्फोसाइट्स। देखो अल्टीमेटली थाइमस में जाकर मैच्योर होंगी तो वो टी लिम्फोसाइट में, पर इनिशियली बोन मैरो भी उसको माइक्रो एनवायरमेंट डेवलपमेंट के लिए देगा ही देगा, तो उसका रोल भी है। आपको क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट आ जाता है ना, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द लाइक डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, आपके दिमाग में सिर्फ थाइमस आता है। बोथ बोला तो आप इसको रॉन्ग स्टेटमेंट करते हो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, मैं बता रहा हूं इसमें आपकी गलती होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने वैसे के वैसा स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप करवा कर लिया है, क्योंकि मुझे ये आपको बताना ही है कि आपकी इसमें गलती होती ही है, आप इसमें गलती कर कर आते हो तो ना हो आपके लिए। हाँ, यहां तक समझ में आया। अब देखेंगे हम एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी वाला पार्ट। हाँ, इसमें हम लोग ये बहुत जरूरी पार्ट है हमारे लिए, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब देखो नाम से ही पता चल जाता है, एक्टिव मतलब द इम्यून सिस्टम व्हेन इट पार्टिसिपेट्स, व्हेन इट्स आवर इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और जहां पे वो डिफेंस में काम करेगी, खुद काम करेगी, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन। पैसिव में मतलब अपनी इम्यून सिस्टम का काम नहीं होगा, बट हम रेडीमेड एंटीबॉडीज लाकर देंगे। मतलब मैं इसके लिए ना एक छोटी सी एनालॉजी देखूं, सपोज आपको मैगी बनानी है, मैगी खानी है, बनानी नहीं खानी है, दो चॉइसेस है आपके पास। हाँ, आप जेनजी हो सारे, आपके पास दो चॉइसेस है, क्या है, आइदर यू कुक योर सेल्फ मैगी इन योर होम, घर में आपने खुद ने, तो इसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, या आप किसी स्नैक सेंटर पे गए और डायरेक्टली रेडीमेड मैगी ऑर्डर करके खाई, तो उसमें आपका रोल क्या था, सिर्फ खाने का था, मतलब पैसिव था। बनाने में आपका कोई रोल था क्या, कोई रोल नहीं था, तो वहां पे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था, तो दैट बिकम्स द एक्टिव पैसिव। और जहां पे नहीं था, और जहां पे घर में आपने जब बनाई, खुद ने मैगी का पैकेट खोला, पानी डाला, उसमें आपको जो चाहे वो डाला, मसाला डाला, मैगी के वो रामेन डाले, और उसके बाद उसको कुक करके खाया, इसमें यू मेड इट, यू योरसेल्फ पार्टिसिपेटेड। तो एक्टिव इम्यून सिस्टम में उस पर्टिकुलर इंसान की इम्यून सिस्टम काम करेगी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। पैसिव में उसकी इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगी, वो बाहर से आने दो, बाहर से रेडीमेड है डायरेक्टली, पर डायरेक्टली मारने का काम करेगी। समझ में आया? प्रोड्यूस एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। हाँ, इसमें देखो इंड्यूस बाय द इन्फेक्शन और बाय द कांटेक्ट विद द इम्यूनोजेन, फॉर एग्जांपल वैक्सीन। मतलब देखो आपको कोई एक इन्फेक्शन हो गया, आपकी इम्यून सिस्टम लाइक लाइक एक्टिवेट हो गई,
वहां पे, और उस इम्यून सिस्टम ने उस पैथोजन को खुद ने पकड़ पकड़ के मारा। हाँ, तो ये हो गया आपका एक्टिव रिस्पॉन्स। या बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन मतलब क्या होता है, अटेन्यूएटेड पैथोजन होते हैं, मतलब जो जिनका डिसीज कॉजिंग एबिलिटी हमने निकाल कर दी होती है, जैसे पोलियो वैक्सीन लिया, बीसीजी का लिया, रूबेला का लिया, जो कोई वैक्सीन ले लो आप। हाँ, ये वैक्सीन ने क्या कर लिया, वैक्सीन ने आपके बॉडी को बताया इस टाइप का वायरस आया, तो आपको तैयार रहना, आपकी मेमोरी जनरेट करने में काम कर दिया। बराबर है। तो वैक्सीनेशन की वजह से या एक्चुअल इन्फेक्शन की वजह से आपकी जो ट्रिगर हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो, टेक्स टाइम टू द गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, बट ऑब्वियसली उसको खुद को काम करना पड़ता है ना। आपको देखो, खुद को मैगी बनानी है तो 2 मिनट में नहीं बनती है, अगर आपने कभी बनाई है तो 2 मिनट में मैगी नहीं, पर उसको आपको बताना पड़ता है कि आपको काम करना पड़ता है, इसको टाइम लग सकता है। आप होटल में गए, मैगी लिटरली अगर रेडी है तो आपको 1 मिनट के अंदर वो सर्व हो जाएगी, या वहां पे जल्दी भी हो जाएगी। पैसिव इम्यूनिटी, it receives passively by the host and the host immune system does not participate। यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडी मिल जाएगी, आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। Conferred by the introduction of ready-made antibodies such as colostrum, that is initial milk produced by the mother, has the abundant IgA type of antibody, NCERT में है ये। Antibodies given in case of snake bite against snake venom are also the passive. Tetanus, anti-tetanus injection is also the passive. Anti-tetanus injection is also passive. याद रखो, या पोलियो वैक्सीन है वगैरह, वो सारे एक्टिव है। Vaccination and immunization, it is based on the memory of the immune system. Preparation of antigenic protein of the pathogen or inactivated weakened pathogen are introduced in the body. वैक्सीन देते हैं मतलब हम यही कहते हैं। Antibodies are generated in the body against this antigen. Neutralization of pathogenic agent, generation of memory B and T cells. On subsequent exposure, massive production of antibodies occur. जो हमने आज तक जितने सारे वैक्सीन लिए, वो सारे इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं सारे। मतलब हमने, आप लोगों को याद होगा, 2 बूंद जिंदगी के पोलियो का वैक्सीन लिया, सब लोगों ने लिया 5 साल तक, ओरल पोलियो वैक्सीन लिया। हाँ, तो वो ओरल पोलियो वैक्सीन जब कभी भी आप लोगों ने लिया होगा, हाँ, कभी भी आपने वो लिया है, तो वो आपने क्या किया हुआ, वहां पे क्या है, वो वीकेंड पैथोजन है, वीक पैथोजन है या अटेन्यूएटेड पैथोजन। जैसे अपने बॉडी में गया तो अपने इम्यून सिस्टम को पता चला इस टाइप का, हाँ ये कोई तो फॉरेन आया, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ, इसको न्यूट्रलाइज करो। पर वो करते करते उसकी मेमोरी बन गई। अब सपोज इन योर फ्यूचर लाइफ, इफ यू एवर रिसीव और इफ यू एवर गेट इन्फेक्टेड विद द पोलियो वायरस, जो वायरस है जिसके पास डिसीज कॉज करने की कैपेबिलिटी है, वो चला गया, तो आपके बॉडी को तो मालूम है इसको तो मारना है, क्योंकि ये तो फॉरेन है, आपका ट्रेनिंग हो चुका है। तो वो बॉडी बॉडी क्या करेगी, उसको मार गिराएगी, एंड यू विल बी हेल्दी और यू विल बी फ्री फ्रॉम द पोलियो, आपको पोलियो नहीं होगा। ओके, एलर्जीज है उसमें, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू द सर्टन एंटीजन। एग्जैजरेटेड मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा, और बहुत बार जिसके खिलाफ नहीं चाहिए उसके खिलाफ, उसको हम बुलाते हैं एलर्जन। मतलब एग्जैजरेटेड, बहुत ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स दे देती है बॉडी। जो जिसके खिलाफ दिया जाता है उसको एलर्जन बुलाते हैं। इट माइट बी द माइट इन डस्ट, पोलन और एनिमल डेंडर हेयर, एनिमल हेयर, डॉग हेयर, कैट हेयर की वजह से भी हो जाता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड आर आईजीई एंड डब्ल्यूबीसीज इन्वॉल्व आर इओसिनोफिल्स। ये दोनों याद रखो आप, ई है तो इओसिनो, इओसिनोफिल्स, दीज आर लाइक आईजीई इओसिनोफिल्स काम में आती है। सिम्टम्स देखो, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एक्सट्रीम केस पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकता है। Allergies due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cells, which can be diagnosed by the exposing or injecting patient with a very small dose of probable allergen। जिसकी possible allergen है, probable है, उसको हम डालेंगे और उसमें immune response करेंगे।
ट्रीटमेंट में देखो ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामाइन, ये याद रखो, या एलर्जी के केस में ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स, ग्लूकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं हम लोग, क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। इसके बाद देखो एक ऑटो इम्यूनिटी आती है। अब देखो ओरिजिनली हमारी बॉडी की कैपेसिटी है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। हमारे बॉडी में जितने एंटीजेंस है उनको पहचानती है और उनके खिलाफ कभी भी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देती। और इसके वजह से क्या हो जाता है, लाइक वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आवर ओन इम्यून सिस्टम। बट कभी कभार ऐसे होता है कि अपनी बॉडी अपने ही सेल टिश्यू के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स दे देती है, तो उसको हम बुलाते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ड्यू टू जेनेटिक और अदर अननोन रीजंस बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स, और उसको बुलाते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। आपको 2 डिसीजेस दिए हैं, वन इज द रिमेटॉइड आर्थराइटिस और लाइक दूसरा दिया है मायस्थेनिया ग्रेविस, जो आपको लोकोमोशन में दिया है। दीज 2 आर द ऑटो इम्यून डिसीजेस। यही 2 ऑटो इम्यून डिसीजेस आप लोगों को दिए है। 2024 के नीट में एक क्वेश्चन था जिसमें ऑटो इम्यूनिटी पे, जिसमें पूछा गया था SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, SLE के बारे में 2024 के नीट में आया था। SLE सिस्टेमिक विच इज अगेन एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। अब हम नेक्स्ट वायरल डिसीज देखेंगे, दैट इज एड्स। फुल फॉर्म इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंजेनाइटल। ये कभी फ्रॉम द बर्थ, खुद में फ्रॉम द बर्थ नहीं हो सकता। द फर्स्ट रिपोर्टेड वाज इन 1981 and has killed more than 25 million people around the world, पर इससे ज्यादा ही अब नंबर बहुत। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटेमिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स एंड इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड। इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसका नाम है एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सिम्टम्स देखो, अर्ली सिम्टम्स लाइक बाउट्स ऑफ फियर, बाउट्स ऑफ फियर मतलब रिकरिंग, कभी आएगा कभी कम होगा, कभी आएगा, मतलब कंप्लीटली क्योर नहीं हो जाएगा। डायरिया एंड वेट लॉस, दीज आर द 3 बेसिक सिम्टम्स। Due to decrease in number of helper T lymphocytes, person starts suffering from the infections that could have been otherwise overcome, such as those bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi, even the parasite like toxoplasma। हाँ, ये देखो ये सारे डिसीज है। नेचुरली हमारी जब इम्यून सिस्टम अच्छी है तब हम इनको मार कर गिराते हैं, इनसे हमें इन्फेक्शन नहीं होता। बट ड्यू टू द एड्स और ड्यू टू द इन्फेक्शन विथ HIV, ड्यू टू द इन्फेक्शन विथ HIV हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी ना, तो हमारी इम्यून सिस्टम लाइक डेफिशिएंट हो चुकी है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाती। एंड दिस डिसीजेस आर, इनको बुलाते हैं हम लोग बहुत बार अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। इनको क्या बुलाते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बुलाते हैं। ट्रीटमेंट पार्शियली इफेक्टिव विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। आज के डेट में हमारे पास कोई भी कंफर्म्ड वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं है। जो ट्रीटमेंट है वो पार्शियली इफेक्टिव विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स बुलाते हैं। प्रिवेंशन यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम द HIV। मतलब कहीं पे किसी ने ब्लड डोनेट किया तो किसी को देने से पहले उसकी HIV टेस्ट होनी चाहिए। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स में होता है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, अननोन एज वेल एज मल्टीपल पार्टनर के साथ कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपको उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। ये देखो, अब ये वायरस करता क्या है। दिस इज अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस जनरली क्या कर लेते हैं, बॉडी में जाने के बाद इनमें उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। HIV के पास 2 molecules of single stranded RNA and 2 molecules of one very important enzyme, that is reverse transcriptase है। तो HIV enters the HIV into the body of a person। कैसे कैसे आता है हम लोगों ने देखा है। वायरस enters into the macrophages where RNA genome of virus
replicates to form the viral DNA by the enzyme reverse transcriptase, इसीलिए इन वायरसेस को हम बुलाते हैं रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस मतलब क्या, कि जिनके पास ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट है और जिनके पास कैपेबिलिटी है आरएनए से डीएनए करने की, हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की पॉसिबिलिटी है। वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स विद द होस्ट डीएनए, वायरल डीएनए डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड होस्ट और द सेल टू प्रोड्यूस द वायरस पार्टिकल्स। तो हमारी सेल को हाईजैक कर लेते उनके वायरस के डीएनए की वजह से, हमारी सेल का अपना कंट्रोल छूट जाता है। नाउ दे स्टार्ट बिहेविंग फॉर द वायरस एंड प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक द टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, टीएच सेल्स जिसको बुलाते हैं हम लोग, इन पे वो अटैक करेगी। और जैसे ही वो अटैक करेंगे वैसे हमारे बॉडी का लाइक हेल्पर टी सेल्स का नंबर धीरे 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 कम हो जाएगा। और जैसे धीरे धीरे कम हो जाएगा, हेल्पर टी सेल्स किस बात के लिए जरूरी है, हमने देखा ना, वो बी सेल्स को हेल्प करती है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अगर उनकी हेल्प ही कम हो गई तो बी सेल्स तो मतलब वीक 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 हो जाएगी और उनसे वो हमें जो चाहे वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा, इसलिए बन जाता है इम्यूनो डेफिशिएंट। इसलिए वो क्या बन जाते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंट बन जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट डिसीज इज कैंसर। दिस इज वन ऑफ द वेरी dreaded disease of the major cause of the death all over the world। dreaded मतलब बहुत, जिससे डर लगता है, ऐसा डिसीज है। देखो अब होता कैसे, कैसे डेवलप होता है और उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक ही स्लाइड में मैंने सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। नॉर्मल सेल्स दे हैव लाइक जिनका सेल साइकिल, देखो कैंसर मतलब क्या, अगर आप इफ यू आस्क मी टू डिफाइन ए कैंसर इन वन लाइन, आई विल से लाइक कैंसर इज नथिंग बट व्हाट, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इसको बुलाते हैं हम एक्चुअली कैंसर। जब हमारे बॉडी में अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, मतलब जिसपे कंट्रोल ही नहीं बॉडी का, बढ़ती जा रही सेल, डिवाइड ही हो रही है, डिवाइड ही हो रही है, तो उसको आप बुलाते, दैट इज नथिंग बट अ कैंसर स्टेज। कैंसर सेल्स में हो जाता है अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन। देखो कंट्रोल डिवीजन क्यों होता है, बिकॉज दे हैव दिस कॉन्टैक्ट इनिबिशन। जब देखो ये सेल है, सपोज ये डिवाइड हो रही है और जब ये किसी दूसरे ऑर्गन के कांटेक्ट में आती है तो उनका डिवीजन स्टॉप हो जाता है, right? तो उनका डिवीजन स्टॉप हो जाता है क्योंकि ये किसी एक सेल के कांटेक्ट में आ गई या किसी दूसरे टिश्यू के कांटेक्ट में, तो रुक गई। कैंसर के केस में ये कैपेबिलिटी नहीं होती, वो क्या कर लेते, दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने के बाद भी वो डिवाइड करते ही रहते, करते ही रहते, करते ही रहते, करते ही रहते। देखो उस टिश्यू के ऊपर भी ये डिवाइड कर रहे, कर रहे, कर रहे, ऐसे कर रहे, एंड ये बन जाता है अल्टीमेटली ट्यूमर। हाँ, जब ये there are two types of tumor, benign tumor and malignant tumor। benign tumor are comparatively less fatal because they are confined, वो एक ही जगह पे रहते हैं, पूरे बॉडी में घूमते नहीं है कहीं पे भी। पर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो जाते हैं, वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे चले जा सकते हैं, इसलिए वो बहुत डेंजरस होते हैं, जहां पे जाएंगे वहां जाकर नया ट्यूमर बनाएंगे। causes of cancer, like we have proto-oncogenes or cellular oncogenes, genes which are present in the normal cells when activated under certain condition, उसको बुलाते हैं हम oncogenic transformation। तो बन जाते हैं कि लाइक उनसे ऑन्कोजीन होता है, दैट इज कैंसर कॉजिंग जीन्स प्रेजेंट इन द कैंसरस और नियोप्लास्टिक सेल। तो नॉर्मल प्रोटो या सी ऑन्कोजीन्स हमारे बॉडी में होती है जो एक्टिवेट नहीं होती, इसलिए वहां पे कैंसर डेवलप नहीं होता। पर जैसे अब ये एक्टिवेट क्यों होती है, मे बी बिकॉज ऑफ द फिजिकल कार्सिनोजेन सच एज एक्स-रेज, यूवी रेज, गामा रेज, केमिकल कार्सिनोजेन सच एज केमिकल्स प्रेजेंट इन टोबैको, स्मोक और अदर बहुत सारे हैं। biological cancerous agents such as cancers causing virus, HPV, human papilloma virus और एप्स्टाइन बार वायरस, और उनकी वजह से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वायरल ऑन्कोजेन की वजह से कैंसर
लाइक डेवलप होना शुरू हो जाता है। किसी को कैंसर है ये पता कैसे करेंगे? तो पहली टेस्ट है बायोप्सी, जिसमें स्मॉल पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू जहां पे लग रहा है वहां से निकाल कर देंगे और उसको उसके थिन स्लाइसेस बना के माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। अब वहां पे पता चल जाएगा इसकी लाइक एनाटॉमिकली ये और लाइक हिस्टोलॉजिकली टिश्यू कंप्लीटली डिफरेंट है। इसको बोला था हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करवाएंगे उससे। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट जहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी हम देखते हैं इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। रेडियोग्राफी है सच एज एक्सरेज है, सिटी स्कैन में जहाँ पे टोमोग्राफी लाइक कंप्यूटर टोमोग्राफी में एक्सरे यूज होती है। एमआरआई है जिसमें एक्सरेज यूज नहीं होती, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बुलाते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें आयनाइजिंग रेडिएशन के विद नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के हेल्प से हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफॉर्मिटीज पता कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन बहुत जगह पे आपको दिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट टू डिटेक्ट द कैंसर? सेफेस्ट बोला तो एमआरआई, क्योंकि वहां पे किसी एक्सरेज या किसी हार्मफुल रेडिएशंस का इस्तेमाल नहीं होता। या एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेस्ट है जहां पे हम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आजकल बना चुके हैं, थ्रू विच और विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिटेक्ट एंड गिव द एग्जैक्ट रिपोर्ट ऑफ विच टाइप ऑफ कैंसर इट हैज बीन डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल। इसके बारे में हम लाइक दावे के साथ बता सकते हैं, हम लोग वहां पे जरूर हम लोगों को पता चल जाता है। देखो ये सारी टेक्निक्स है, लाइक एक्सरेज है, एक्सरे में सीटी स्कैन वाला है, एमआरआई है जिसमें एक्सरेज नहीं होती इसलिए वो सेफेस्ट है। याद रखो इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। एंटीबॉडी टेस्टिंग है, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव है बट लाइक फॉर श्योर देते हैं। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी करते हैं हम लोग। अब देखो कैंसर होता है बहुत ड्रेडेड डिसीज है, लाइक कभी भी मतलब कभी भी हो सकता है, फैल सकता नहीं है, नॉन कंटेजियस डिसीज है या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, पर कभी भी हो सकता है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट है क्या? तो है, वी हैव अ ट्रीटमेंट। पहला उसमें क्या करते हैं हम लोग? सर्जरी। जहां पे ट्यूमर हुआ है वो ट्यूमर वाला पार्ट निकाल लो। मतलब एक बार ट्यूमर निकल गया तो जो रैपिड सेल डिवीजन है उस पर कंट्रोल आ जाए। बट इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि आप हर सेल नहीं निकाल सकते, मतलब ट्यूमर का ईच एंड एवरी सेल। तो कुछ भी थोड़ी भी बहुत बच जाएगी तो वो कहीं पे जाएगी और वो वापस कैंसर और या ट्यूमर बनाना शुरू करेगी। उसमें और एक चैलेंज है, अगर ट्यूमर किसी वाइटल ऑर्गन का है, लंग्स है, असफेगस है, इंटेस्टाइन है, ऐसे या ब्रेन का है, तो ब्रेन के यहाँ पे, तो उसको निकालेंगे कैसे? इस ऑर्गन को तो निकालने में, चलो मान लेते हैं अगर ब्रेस्ट का है तो ब्रेस्ट निकालो, इट इज नॉट अ वाइटल ऑर्गन एटलीस्ट। इसके विदाउट ब्रेस्ट ऑल्सो अ पर्सन कैन सर्वाइव। प्रोस्टेट ग्लैंड का है, विदाउट प्रोस्टेट ग्लैंड पर्सन कैन सर्वाइव, वो निकाल दो तो चल भी जाएगा। पर वाइटल ऑर्गन्स है, अगर उनका ट्यूमर है तो उनको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए। और 100% सेल्स निकाल, तो उसके साथ साथ हम कर देते हैं रेडिएशन थेरेपी। उसके साथ साथ हम क्या कर लेते हैं? रेडिएशन थेरेपी, वेयर द ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीडली। मतलब जो ट्यूमर सेल्स, बाकी सारी सेल्स नॉर्मल सेल्स को हम प्रोटेक्शन देते हैं, एंड स्पेसिफिकली हम ट्यूमर सेल्स को टारगेट कर करके मारते हैं यहाँ पे। तो उससे क्या होगा देखो ना, थोड़ी भी अगर बच रही है तो वो सेल्स मर जाएगी, सर्जरी के बाद भी या सर्जरी से पहले भी कर सकते हैं आप लोग। तो वो सेल्स मर जाएगी, जितनी सेल्स मर जाएगी उतना उस बंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। कीमोथेरेपी, दिस इज अनदर लिटिल बिट एडवांस्ड वर्जन। वी हैव एंटी कैंसरस ड्रग्स, केमिकल्स है। ये एंटी कैंसर ड्रग्स है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स बुलाते हैं जिसको जिसको हम थ्रू सलाइन या थ्रू मेडिसिन हम उनको बॉडी में डेलते, लाइक रिलीज करते हैं। जब तक ये बॉडी में सर्कुलेट हो रही है और जब हो रही है तब वो क्या कर लेते हैं? सिलेक्टिवली कैंसरस सेल्स को मेनली मारते हैं। ये मेनली नॉर्मल सेल्स पे ये जनरली अफेक्ट नहीं करती, ये कैंसरस सेल्स पे ही अफेक्ट करती है, और कैंसरस सेल्स पे अफेक्ट करके वो कैंसरस सेल्स को मार गिराएगी। बट इसके साथ साथ साइड इफेक्ट है, जैसे एनीमिया है, हेयर लॉस है, ये जो साइड इफेक्ट्स है, हाँ, ये उसमें हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ना लाइक प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब उसमें बहुत हो जाते हैं कि लाइक हेयर लॉस हो जाता है, उसके केमिकल्स है वो।
फॉरेन केमिकल से बॉडी में जाने के बाद वो बॉडी को थोड़ा सा अफेक्ट करती है। पर कैंसर से बचने के लिए या कैंसर से ट्रीट करने के लिए अच्छी खासी थेरेपी है। अब लिटिल बिट एडवांस में हम आ चुके हैं जहां पे हम इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे लाइक वी हैव प्रोड्यूस सर्टन एंटीबॉडीज स्पेसिफिक अगेंस्ट द कैंसरस सेल्स, जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल को, तो उससे सिलेक्टिविटी आएगी। उससे क्या होगा, लाइक नॉर्मल सेल्स को जो इन्फेक्शन अफेक्शन होने वाला है या नॉर्मल सेल्स पे जो इफेक्ट होने वाला है वो बहुत कम हो जाएगा। Biological response modifiers such as alpha interferons can be given to enhance the immune system. Uh, these substances activate immune response to destroy the tumor cells. Tumor cells have been shown to avoid the detection and destruction by the immune system. Immune system से हमारे ये बचकर या भाग सकती है ट्यूमर सेल्स, इसलिए हमारी बॉडी खुद उनको ट्रीट नहीं कर पाती। पर हम अगर ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स जैसे अल्फा इंटरफेरॉन्स देते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि ये इनको 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 मारना है। अब देखो यहाँ पे एक दूसरी चीज है कि आप लोगों को जो समझनी पड़ेगी, ये अल्फा इंटरफेरॉन से वो इंटरफेरॉन्स थे जो वायरस हमने लाइक इनेट इम्यून सिस्टम के बैरियर्स में देखा ना, वो सिर्फ इंटरफेरॉन्स थे। ये अल्फा इंटरफेरॉन्स है। दीज टू आर कंप्लीटली डिफरेंट। दोनों को एक जैसे ही मत समझना, दोनों को एक जैसे ही मत समझना, दोनों सेम नहीं है। हाँ, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस फॉर द वायरस इन्फेक्टेड सेल था, अल्फा इंटरफेरेंस फॉर द, यस करेक्ट है, ये अल्फा इंटरफेरेंस आर रिक्वायर्ड फॉर द, इसके लिए, हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए जरूरी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, अब ज्यादा पार्ट बचा ही नहीं है चैप्टर का। ये देखो, ये है सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। हाँ, ये लास्ट में आता है। थोड़ा सा इस पे बहुत बार मैंने बोला ना, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। कंटेंट बहुत है चैप्टर में और डाइवर्सिटी भी बहुत है चैप्टर में। सिर्फ कंटेंट ही नहीं, डाइवर्सिटी भी बहुत है। तो उसके चक्कर में क्या हो जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं से भी। हाँ, मतलब कभी कभार सिर्फ ड्रग से क्वेश्चन आएगा, किसी साल ड्रग के एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ इम्यूनिटी से क्वेश्चन आएंगे। इम्यूनिटी में भी बहुत सारी चीजें है। तो लाइक चैप्टर में मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक्स बहुत है जिसपे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। हाँ, देखो, टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में हम बात करें, मतलब क्या, जहाँ पे ये जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस है which are consumed in a frequency or quantity which is harmful to the health or that causes the addiction also, इसको हम अब्यूज बुलाते हैं। इसको बुलाते हैं जहां पे हम किसी ये नार्कोटिक ड्रग्स को या ऐसे ड्रग सब्सटेंसेस को इतनी ज्यादा क्वांटिटी में या फ्रीक्वेंसी में लोग कंज्यूम कर लेते हैं ताकि लाइक उसका एडिक्शन बन जाता है। पहला है ओपियोइड्स, ओपियोइड टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स है। एग्जाम्पल्स इसके मॉर्फिन एंड हेरोइन, these two are the example, obtained from the latex of poppy plant that is Papaver somniferum। ये चीजें याद रखो, ये मैच द पेयर में बहुत कॉमनली पूछी गई है आज तक। अब बहुत कॉमन है इस पे क्वेश्चंस, बहुत, और पॉपुलर भी है। हाँ? इसके फीचर्स कैसे होते हैं देखो, इट इज मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। हेरोइन कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, दैट इज डायसिटिल मॉर्फिन, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करके बनाएंगे, विच इज व्हाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ये कैसे कंपाउंड है, व्हाइट है, बिटर है, ओडरलेस है, क्रिस्टल, ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही, ये कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस नहीं है उनके, उनके फीचर्स में। टेकन बाय स्नॉर्टिंग और इंजेक्शन, these substances or these opioids are usually snorted or they are taken via injection. Morphine is a sedative and painkiller useful in the patients who have undergone the surgery। पेन किलर है, इसको हम प्रॉपर क्वांटिटी में यूज करें तो एज अ मेडिसिन भी यूज होता है मॉर्फिन। देखो, हमने अब्यूज की डेफिनेशन भी बोला ना, क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी विच मेक्स यू एडिक्टेड।
और विच इज नॉट रिकमेंडेड, तो वो अब्यूज होगा. अदरवाइज सिडेटिव है, दैट कॉजेज द स्लीप, दैट कॉजेज अ स्लीप. और पेन किलर है विच इज द लाइक पेशेंट्स को बहुत बार सर्जरी हो जाती है, बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उसके लाइक उसमें पेन जो होता है उससे रिलीफ पाने के लिए हम लोग देते हैं. हेरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन. ये चीज याद रखो, हेरोइन इज यूजुअली डिप्रेसेंट एंड दैट स्लोज डाउन अवर बॉडी फंक्शन है. देखो इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया है, प्लांट का फोटो दिया है, ये आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. अगर सिर्फ ये स्ट्रक्चर्स और ये देखकर आपको क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपको आने चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड करके रखा है जहां जहां पे जो चीजें आपको दिए एनसीईआरटी में वैसे. सेकेंड टाइप ऑफ ड्रग्स आर कैनाबिनॉइड्स. दे आर कैनाबिनॉइड्स. कैनाबिनॉइड्स में मतलब देखो क्या होगा, तीन चार इंपॉर्टेंट है, भांग, चरस, गांजा एंड मारिजुआना. ये चार उसके एग्जाम्पल्स है. देखो ये बहुत सेपरेट करके मैंने इसलिए दिया हुआ है आप लोगों को, ताकि आपका कंफ्यूजन जितना कम हो सके उतना अच्छा है मेरे लिए, जितना कम कंफ्यूजन हो उसके लिए. Like it is obtained from the inflorescence of cannabis sativa, obtained from the like flower tops, leaves and resins of cannabis plant are used in the various combination. It can be inhaled or it can be used as a oral injection. देखो it has a receptors for brain. मॉर्फिन के रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस जीआई ट्रैक्ट दोनों में होते हैं. मॉर्फिन के जो है ना वो दोनों में, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिसेप्टर्स इन सीएनएस प्लस जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक. और यहाँ पे सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट है, सिर्फ ब्रेन में. एंटायर सीएनएस भी नहीं बुला सकते हम लोग यहाँ पे. हाँ, सिर्फ लाइक ब्रेन बोला है. इट शोज इफेक्ट ऑन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी. हमारी जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मतलब क्या, सर्कुलेशन की सिस्टम जो है उस पे ये तगड़ा इफेक्ट करते हैं. ये बहुत सब्सटेंशियल इफेक्ट इनके दिखाते हैं. देखो इट इज स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल. ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं, पर मतलब ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है. और कैनबिस सैटिवा का प्लांट का लीफ जो दिखाया वो ऐसे होता है. थर्ड टाइप ऑफ लाइक ड्रग्स है, दैट इज कोका अल्कोलाइड्स ऑब्टेन, और द एग्जांपल इज कोकेन obtained from the coca plant, that is Erythroxylum coca, commonly called as coke or crack, native to the South America. It is taken by the snorting, interferes with the transport of neurotransmitter dopamine. ये याद रखना, ये न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरफेयर करने वाला सिर्फ कोका अल्कोलॉइड्स है. इट शोज पोटेंट स्टिम्युलेटिंग एक्शन ऑन द सीएनएस. देखो ये दोनों थे वो डिप्रेसेंट थे मेनली. मेनली आप लोग जो ओपियोइड देखते हो तो वो डिप्रेसेंट है, स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट नहीं. पर कोका अल्कोलॉइड का स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट है, ये स्टिम्युलेट करते हैं. प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया. यूफोरिया इज फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. जब कंडीशन हैप्पी बनने की नहीं है फिर भी लोग हैप्पी जैसे बिहेव करते हैं तो उसको फॉल्स फीलिंग. एंड इंक्रीज एनर्जी. एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉजेस हेल्यूसिनेशंस आल्सो. ये क्या कर लेते हैं, देखो हेल्यूसिनेशंस भी कर लेते हैं. लाइक सर्टन cocaine type of drug or coca alkaloids can be abused by the sports person to enhance their performance in a sports. ये बैंड है बट ऐसे किया लाइक लोगों ने किया था कि कोकेन के या कोका अल्कोलॉइड के डेरिवेटिव्स लेने और लाइक जंपिंग या रनिंग ऐसे या लाइक जेवलिन थ्रो ऐसे स्पोर्ट्स में उन्होंने का मिसयूज किया था. स्पोर्ट्स पर्सन ने अब्यूज किया हुआ था. अपार्ट फ्रॉम दैट देखो एट्रोपा बेलेंडोना एंड धतूरा, ये दो जो है, ये देखो यहाँ पे धतूरा का फ्लावर दिया है आप लोगों को. हेलुसिजेनिक प्रॉपर्टीज है. हेलुसिजेंस मतलब क्या, द थिंग्स विच डू नॉट एग्जिस्ट इन द रियलिटी पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन दैट. मतलब जो चीज सच में है ही नहीं उस पे लोगों का बिलीव होना शुरू कर देते हैं, उसको बुलाते हैं हम हेलुसिनेशंस. Barbiturates, benzodiazepine, and amphetamines. These are used as medicine to help patients cope with the mental illness like depression and insomnia. Insomnia, lack of sleepness. नींद नहीं आती बिल्कुल, रात रात भर जागे रहते, 3-4 बजे तक, 2-2 दिन तक उनको नींद ही नहीं आती कंसेक्यूटिवली. ऐसे लोगों में ऐसे लाइक ये ड्रग्स को एज अ मेडिसिन करके भी हम यूज करते. देखो दीज ऑल आर कैन बी यूज एज अ मेडिसिन, बट इफ दे आर यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी दैट कॉजेज द एडिक्शन और आपके बॉडी का कंट्रोल खो जाता है, तब हम उसको क्या बुलाते हैं, अब्यूज बुलाते हैं. तब तक ये अब्यूज नहीं है.
जैसे हमने देखा ओपियोइड्स कैन बी यूज एज अ पेन किलर, ये गुड पेन किलर करके भी यूज करते हैं हम लोग। हाँ, बट अगर इसको ऐसे यूज करेंगे कि लाइक जितना चाहे उतना, जब चाहे उतना, तब ये अब्यूज बन जाता है, ड्रग अब्यूज में आता है ये। इसमें और एक लाइक नीचे गया था इसलिए वापस मैंने यहाँ पे आपको वो पार्ट दिखाया, अलग कुछ है ही नहीं उसमें। इसमें देखेंगे टोबैको, टोबैको एंड यूज देखेंगे, इट इज यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन 400 years। देखो कितने पुराने टाइम से लोग टोबैको का कंजम्पशन कर रहे हैं, लाइक एज अ लाइक स्टिम्युलेटिंग एजेंट, जैसे जैसे लोगों को पसंद है वैसे। इट कैन बी स्मोक, च्यूड और स्नफ। स्मोकिंग में मतलब जो सिगारेट्स बनती है उसमें होता है। च्यूड मतलब जब लोग डायरेक्टली तंबाकू खाते हैं, टोबैको खाते हैं, च्यू करते हैं, बहुत टाइम तक ऐसे चबाते रहते हैं और बाद में स्पिटिंग भी करते रहते हैं, वो है। स्नफिंग भी किया जाता है। इट कंटेन्स अ सब्सटेंस विच इज निकोटिन विच इज एन अल्कलॉइड, याद रखना है इसका केमिकल नेचर, अल्कोलॉइड है, तो इसलिए वो इट हैज टू बी द बिटर इन टेस्ट। Alcohols, most of the alcohols are bitter in taste. It stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline in the blood. तो देखो अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है केमिकल का कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, ये दोनों हार्मोन्स क्या कर लेते हैं, लाइक स्टिमुलेटरी इफेक्ट दिखाते हैं, आप ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, बराबर है ना। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि आफ्टर चूइंग टोबैको और आफ्टर स्मोकिंग दे फील एनर्जेटिक। अरे ये उसमें टोबैको का रोल नहीं है, उसमें किसका रोल है, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, इसको हमने आर्टिफिशियली सिक्रीट करवाया। इसको क्या करवाया, आर्टिफिशियली सिक्रीट करवाया कि कर, लाइक अ पर्सन इज चूइंग अ टोबैको, तो निकोटिन बॉडी ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि टू सिक्रीट कर एड्रेनालिन, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, तो लाइक पीपल स्टार्ट फीलिंग लाइक एनर्जेटिक। स्मोकिंग है, इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड, हम लोगों ने देखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज द पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है जिसकी वजह से विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द वेरी लाइक मेनी इंडिविजुअल्स। Contained in the blood reduces concentration of heme-bound oxygen, which causes oxygen deficiency in the body. इसकी वजह से डायरेक्टली ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी, बट ऑब्वियसली ना हीमोग्लोबिन इज बाउंड टू द कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑक्सीजन को बाउंड करने के लिए हीमोग्लोबिन ही नहीं, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इट लीड्स टू द इंसिडेंसेस ऑफ कैंसर्स ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ये 3 कैंसर्स है। और उसके अलावा ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के में भी देखा हुआ है, एम्फाइसेमा होता है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। कोरोनरी हार्ट डिसीजेस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, इस जैसे डिसीजेस हम लोगों को स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। आप बोलोगे सर लास्ट वाला पार्ट है ना वो लाइक कैसे हमारा रोल किसका क्या होगा, क्या करेंगे, इस पे रेयरली नीट में क्वेश्चन आते हैं। मैंने इनिशियली बताया कि ये छोटा मतलब चैप्टर थोड़ा ज्यादा बड़ा है, देखो ना ऑलमोस्ट 90 मिनट से ऊपर अपना वीडियो हो चुका है, तो मैंने वो पार्ट डेलिबरेटली यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। दैट पार्ट आप एक बार पढ़ लेना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पढ़ो ही मत, पर वो वन शॉट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। जब हम इसका डिटेल चैप्टर करेंगे हमारे 1 ईयर नीट में, तब मैं वहां पे आप लोगों को इसका डिटेल वीडियो दे दूंगा, वहां पे हम उस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।